2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, लेकिन उसके बाद भी द क्वेश्चन रिमेन्स क्यों नहीं हो रही मैन्युफैक्चरिंग। इस समय हमारा जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में शेयर है इंडिया का वो सिर्फ 2% है और वो 2011 में 1.8% था। हम बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, वो भी लो लेवल, वो मैन्युफैक्चरिंग का ही पोटेंशियल है करने का। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अब तक हम PLI स्कीम में कर चुके हैं। इज इट हेल्पिंग? स्मार्टफोन्स के एक्सपोर्ट्स का ब्रेकडाउन देखिए कंपनी वाइज तो वो एप्पल ही है। क्यों एक तमिलनाडु जैसा स्टेट बहुत अच्छा कर जाता है और क्यों एक यूपी, बिहार या MP पीछे रह जाता है? एक कंपनी थी, उसको एक स्टेट से, तमिलनाडु से एग्जिट लेना था, तो उन्होंने उसको भी इतना यूज कर दिया दैट नाउ दैट कंपनी आफ्टर अ फ्यू इयर्स दे वांट टू कम बैक। और हमारे पास लेबर है, लेबर कॉस्ट का एडवांटेज है और इंडिया का स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी भी इस समय बहुत स्ट्रांग है। वी पुट द राइट पॉलिसीज इन प्लेस, सो वी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। नमस्ते, आज हमारे साथ मास्टर क्लास में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रेरणा प्रभाकर। डॉक्टर प्रभाकर एक इकोनॉमिस्ट हैं जो पिछले काफ़ी समय से ट्रेड और कम्पिटिटिवनेस पर काम कर रही हैं। शी इज़ वर्किंग विद अ लीडिंग थिंक टैंक। हेलो प्रेरणा जी, कैसी हैं आप? हेलो प्रतीक, ठीक है। ओके, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है। उसके बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं। मेक इन इंडिया आता है, उसका एक मैकेनिकल लाइन वाले लोगों हम सबको याद है। फिर PLI स्कीम आती है, फिर उसके बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। एप्पल के फ़ोन भारत में बनने लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी द क्वेश्चन रिमेन्स क्यों नहीं हो रही मैन्युफैक्चरिंग। और आप लगातार उसी पर रिसर्च कर रही हैं, तो प्लीज़ एक्सप्लेन अ ओवरव्यू ऑफ दिस क्वेश्चन कि क्या समस्याएं हमारे साथ आ रही हैं कि अभी भी हम उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 2014 से बहुत सारी पॉलिसीज और स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई हैं, बट उसके बाद भी हम वही स्टेटस देखते हैं। और मेरे समझ में एक रीज़न जो बहुत एक इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो ये है कि हम बाहर की मार्केट को, जो ग्लोबल मार्केट होती है, उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वही हमको बहुत रिजल्ट्स दे देगी, बट ऐसा सही नहीं है। हम बाहर की मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसका एक उदाहरण मैं इस तरीके से दूंगी कि इस समय हमारा जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में शेयर है इंडिया का वो सिर्फ 2% है और वो 2011 में 1.8% था। तो एक 1.8% से सिर्फ 2% तक ही वो बढ़ पाया है पिछले 10 साल के अंदर, 10 या 11-12 साल के अंदर। तो हम बाहर की मार्केट पे, एक्सटर्नल मार्केट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि कंट्रीज लाइक वियतनाम, चाइना, उनका मेन मॉडल ही है कि आउटवर्डनेस। तो वो बाहर की कंट्रीज के लिए प्रोड्यूस करते हैं, ये नहीं अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए भी करेंगे, पर बाहर की मार्केट के लिए वो प्रोड्यूस करते हैं। उससे उनका स्केल बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ता है। तो एक ये फैक्टर बहुत है और उसी से लिंक फिर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अगर हम बाहर की मार्केट को देख नहीं रहे हैं उस तरीके से, हम अपनी प्रोडक्टिविटी कंपटीशन पर ध्यान नहीं देंगे, तो जिस तरीके से जैसे प्रोडक्टिविटी है उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है टेक्नोलॉजी। हम बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें। जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत सेटिस्फाइड है कि हाँ, जो मेरी मार्केट है वो यही है, जो मेरे लोग हैं वो इसी चीज़ों से खुश हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो उस तरीके से वो एक रीज़न है जो बहुत सारी चीज़ों को ड्राइव करता है। तो आप बात करती हैं रिसर्च में एक कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की। तो ये इंडेक्स क्या है, ये क्या दिखाता है और हम यहाँ पर किसके साथ compete कर रहे हैं, किस क्षेत्र में हम compete कर रहे हैं? हाँ, तो जब मैंने ये रिसर्च शुरू करी तो मैंने सोचा कि इंडिया को जो उसकी कुछ की कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं यहाँ पे चाइना की तो बात ही नहीं कर रही, बट कुछ ऐसी इकोनॉमीज जो छोटी हैं और अभी बढ़नी शुरू हुई हैं, जैसे वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है उसकी इकोनॉमीज हैं और पिछले कुछ सालों में उनकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बूम आया है। तो एक एग्जांपल की, जैसे मैंने अभी इंडिया का एग्जांपल दिया था कि 10 साल में कैसे वो 1.8 से सिर्फ 2% तक ही पहुंचा है मैन्युफैक्चरिंग में, उनका जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में शेयर है। तो ऐसे ही वियतनाम 1% से भी कम था 2011 में और वो इस समय क्लोज टू 2% है। तो उनका अगर हम एकदम ये जंप देखेंगे तो उससे दिखता है कि हाँ, उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं। कुछ तो उनको चाइनीज से जो डिसइन्वेस्टमेंट हुई है चाइना से, उसका भी उनको बेनिफिट मिला है क्योंकि वो पास हैं, रीजन में हैं। बट हाँ,
उनकी कुछ पॉलिसीज वर्क करी है। ओके तो मेरा ये आइडिया था कि चाइना तो एक अलग स्टोरी है डेफिनेटली, मतलब हम उनको उससे अभी शायद कम्पीट नहीं कर सकते कुछ चीज़ों में, जैसे जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके डोमेस्टिक इतनी सब्सिडीज़ हैं। बट मैं ये देखती हूँ कि दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया कहाँ है, तो ये आइडिया था उस इंडेक्स को क्रिएट करने का। ओके और मैंने उसको कुछ 6 पिलर्स थे जिस पे बनाया था। तो उन पिलर्स का नाम जैसा है मैं वैसे बताती हूँ, बट मैं ये बताऊँगी कि उनमें है क्या-क्या। ओके तो एक पिलर था फैक्टर कंडीशंस, तो उसके अंदर जैसे कि जो भी एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, लैंड, तो उन सबको कंसिडर किया गया था। ओके फिर एक था डिमांड कंडीशंस की किस तरीके की डिमांड पे एक कंट्री प्ले कर रही है, कितना डोमेस्टिक डिमांड का रोल है, कितना फॉरेन डिमांड का रोल है। ओके तो वो एक पिलर था। और एक पिलर था फर्म्स कंडीशन, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है कि फर्म्स जो ऑपरेट करती हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी में उनका किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ओके कैसा कंपटीशन है फर्म्स के बीच में। सो डोमेस्टिक मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है ये गवर्न करने के लिए कि हम कितने कॉम्पिटिटिव हैं, जी कि हमारे में कंपटीशन है कि नहीं, क्योंकि जितना कंपटीशन अच्छा होगा उतना ही हम प्रोड्यूस अच्छा करेंगे। और एक पिलर था उस पे रेगुलेटरी क्वालिटी का, जो कि मैं मानती हूँ कि बहुत उस पे बात होती है, तो मैंने उस पिलर को बहुत वेट नहीं दिया, ओके क्योंकि कुछ उसके सब कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, बट मोस्टली ब्यूरोक्रेटिक, जो कि सबको पता है कि जी। क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं इतना उस पर बात नहीं करना चाहूँगी, बट हाँ, मतलब कि रेगुलेटरी क्वालिटी में जैसे कि क्लियरेंसेज में कितना टाइम लगता है, इंपोर्ट करने में कितना टाइम लगता है, कितनी हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, कितनी करप्शन है, जो मतलब ये चीज़ें सबको पता होती हैं। तो एक उसका पिलर था। और एक पिलर जो बहुत इम्पोर्टेंट था ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी का, तो उसमें आई वुड से कि वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसका, क्योंकि हमने ये देखा कि हम कितने इंटीग्रेटेड हैं ग्लोबल सप्लाई चेन में सप्लाई चेन्स में। तो उसमें 2 इम्पोर्टेंट सब कंपोनेंट्स थे। एक तो हमारा कि कितने हमने एफटीएस करे हैं, जी मतलब, और उसमें हमने 2-3 एफटीएस पे ज़्यादा फोकस किया कि हमारा ईयू के साथ एफटीए है कि नहीं। एक ग्रुपिंग है आरसेप और एक है सीपीटीपीपी। जी तो इनके हम मेंबर हैं कि नहीं, तो उसमें इंडिया का स्कोर 0 ही था, क्योंकि ना हमारा ईयू के साथ एफटीए है। हमने बड़े रीजन्स को कंसिडर किया, बायलैटरल्स नहीं देखे। तो ईयू के साथ हमारा एफटीए नहीं है अभी, सीपीटीपी में भी हमने एंटर ही नहीं किया, और आरसेप से हमने नेगोशिएशन से हम बाहर हो गए थे। तो उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट दिखता नहीं है कि हम इन रीजन्स का पार्ट बने, रीजनल ग्रुपिंग्स का पार्ट बने। फिर एक कि टैरिफ्स हमारे कितने, मतलब कितने ज़्यादा हैं, उस पे हमने रैंक किया। तो वो जो एक पिलर था उसमें इंडिया का स्कोर सबसे कम था। और एक और पिलर हमने कंसिडर किया था कि सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज का क्या रोल है, तो उसमें हमने थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल देखा। और कि जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम उनको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारी प्रोडक्शन में जाती हैं, और तो उनको वो एक सपोर्टिंग इंडस्ट्री की तरह है। तो उसमें हमारा टैरिफ्स, ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी वाला जो पिलर था उसमें हमने ओवरऑल टैरिफ देखा, बट इस पर्टिकुलर जो हमने उसमें इस पिलर के अंदर देखा कि वो टैरिफ्स जो इंटरमीडिएट गुड्स पे है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी प्रोडक्शन चेन का। तो उसके टैरिफ्स कितने हाई हैं, कितने लो हैं। और ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें सबसे ज़्यादा टैरिफ्स होते हैं, और इसी वजह से उसकी सारी सप्लाई चेन अनकॉम्पिटिटिव हो जाती है। तो ये पूरे 6 पिलर्स थे, उस पे हमने कंबाइन करके एक इंडेक्स बनाया, और ये 5 कंट्रीज इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया, इनको रैंक किया। और इंडिया उस पे सबसे नीचे था, वेरी क्लोज टू इंडोनेशिया, और सबसे ऊपर मलेशिया, फिर वियतनाम, फिर थाईलैंड। सो दीज कंट्रीज आर आल्सो नॉट वेरी बहुत एडवांस कंट्रीज भी नहीं है, और हम उनसे भी खराब अभी कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ये आप कह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डिफरेंट रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे मलेशिया का R&D बहुत अच्छा है, हमने देखा हर पिलर के अंदर दिख रहा था कि टेक्नोलॉजी के अंदर मलेशिया इनफैक्ट वियतनाम से भी अच्छा है। तो R&D में इन्वेस्टमेंट या फिर प्रोसेस इनोवेशंस, तो मलेशिया उन चीज़ों में बहुत अच्छा कर रहा है। वियतनाम का आउटवर्ड अप्रोच बहुत अच्छा है कि वो तीनों जो हमने रीजनल ग्रुपिंग्स कंसिडर करी, जो सीपीटीपीपी, आरसेप, ईयू, तीनों के साथ उनका कुछ अग्रीमेंट है, तो वो हाईएस्ट स्कोर मिला वियतनाम को उस पर्टिकुलर पिलर में।
तो इस तरीके से सबकी अपने कुछ ना कहीं कुछ सब अच्छा है। इंडिया का जो एक चीज़ अच्छी थी, जो नहीं एक नहीं 2 बोलूँगी। एक तो उसकी डोमेस्टिक मार्केट बहुत अच्छी है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है। जी, जी। तो जो हमारा एक पिलर था डिमांड कंडीशंस वाला, उसमें 50% इंडिया का था, क्योंकि डोमेस्टिक में वो इतना अच्छा कर रहे हैं, बट वो नलिफाई हो रहा था बाहर की आउटवर्ड ओरिएंटेशन से। तो बट उसी ने उसको थोड़ा पुश कर दिया, क्योंकि उसका डोमेस्टिक जो केटरिंग टू डोमेस्टिक इकोनॉमी इतना अच्छा है इंडिया का। और दूसरा जो फैक्टर कंडीशंस पिलर में लेबर अवेलेबिलिटी, की लेबर कैसे ग्रो हुई है, लेबर अवेलेबिलिटी और लेबर स्टॉक कैसे लास्ट 5 साल में ग्रो हुआ है, वो इंडिया के फेवर में जाता है, और लेबर कॉस्ट भी। तो बट हाँ, दूसरे प्रॉब्लम्स है कि प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, तो वो मतलब एक चीज़ है तो दूसरी चीज़ उसको नीचे कर देती है। 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में और उनके कंपैरिजन में भी हम एकदम सबसे नीचे रैंक कर रहे हैं अभी। ओके, तो आप कह रही हैं कि पिछले समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक बेटर हुआ है और ये काफ़ी हम सबकी आंखों के सामने है। पर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी कुछ हद तक कहीं पे कोशिश की गई है जो हुए हैं, उसके बाद भी मैन्युफैक्चरिंग पिकअप नहीं कर पा रही है। तो इंटेंट तो दिख रहा है कुछ हद तक, लेकिन रिजल्ट्स उससे नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये गैप कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ समस्या आ रही है? समस्या बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे है। एक तो जो एक चीज़ बहुत लिटरेचर में आई थिंक उसको कॉम्पिटिटिवनेस से रिलेट नहीं किया गया, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी, वो है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में कैसा कंपटीशन है। आई फील कि आपको कंपटीशन को पुश करना पड़ेगा, सो दैट जो छोटी फर्म्स हैं वो भी ऊपर उठ के आए। बहुत चीज़ें वो कंपटीशन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कुछ बड़ी फर्म्स हैं जो मतलब प्राइसिंग पावर्स, अवेलेबिलिटी, वो तक रेगुलेशंस तक कंट्रोल करती हैं। जैसे कि इस पेपर का इस जो मैंने रिसर्च करे उसका पार्ट नहीं है, बट कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं जो क्वालिटी डिफाइनिंग रेगुलेशंस हैं। तो ऐसा है कि ये बड़ी कंपनीज कुछ हद तक लॉबी करती हैं कई बार उन रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस कराने में। तो बहुत सारा प्राइसिंग पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, एंड ये जो बड़ी कंपनीज है कई बार देखा गया है कि वो मोस्टली रॉ मटेरियल्स में डील करती हैं। तो उनका इतना इंपॉर्टेंस बन जाता है इकोनॉमी में कि हम बाहर से चाहे वो सस्ते में मिल रहा हो पर हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमको मतलब कुछ ऐसे रेगुलेशन है कि हमको उनसे ही लेना है। और वही सारा स्पिल ओवर जाता है सप्लाई चेन के अंदर। एक चीज़ महंगी हुई, सपोज स्टील है, तो स्टील महंगा हुआ, स्टील से हम अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर लें या रियल एस्टेट लें, बहुत चीज़ें स्टील से तो बहुत चीज़ें बनती हैं। तो वो सारा सप्लाई चेन में स्पिल ओवर होता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो फिर उतना कॉम्पिटिटिव नहीं होता, बिकॉज एक बाहर की मार्केट में अगर हमको अपना वो करना है तो प्राइस ही एक सबसे बड़ी चीज़ है जिस पे हम कॉम्पीट। तो बेसिकली कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो मार्केट को काफ़ी हद तक अपने हाथ में कंट्रोल कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, छोटे प्रोडक्ट्स बनाने में, जो हेल्प करेंगे आपको और मैन्युफैक्चर करने में। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा जो मैं यही है कि मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि इतने रिपीटेड अटेम्प्ट्स के बाद प्राइवेट सेक्टर R&D क्यों नहीं करता है। हम बाहर की उससे एक इमिटेशन कर लेंगे, बट वो भी इतनी नहीं हो रही है। बट अपना इनोवेशन ऑफ प्रोसेस, इनोवेशन इन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वो इतनी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से एक जो यूनिकनेस है जो बाहर की कंट्रीज डिमांड करे वो नहीं मिलता है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर, अपैरल सेक्टर के अंदर हम वही चीज़ें बनाए जा रहे हैं जो हम पहले बनाते थे, मार्केट कुछ और डिमांड कर रही है, हम इनोवेट नहीं कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि पहले डिमांड क्या थी और अब हम क्या, मतलब अभी भी हम क्या बना रहे हैं उसमें? तो जैसे आजकल जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कॉटन से सिंथेटिक्स में, जैसे जर्सीज, जैकेट्स, तो यूएस और यूरोप की डिमांड ज़्यादा उस तरफ को चली गई है। तो उनको अब हमारे हिसाब से अगर हम उनको अपना सप्लायर वो समझते थे कि वो बायर हैं हमारे, तो हमको उस हिसाब से अगर कोई सेलर है तो अपना प्रोडक्शन डिमांड के अकॉर्डिंग अलाइन करें। बट हमने नहीं किया वो, हम डोमिनेंटली वही प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन बेस्ड हमारा अभी भी स्ट्रेंथ है। हमने इतना मैन मेड फैब्रिक बोलते हैं उसको, मैन मेड फैब्रिक में नहीं इन्वेस्ट किया, नहीं इनोवेट किया। तो क्या हुआ कि जितनी भी पॉसिबल एडवांटेज थी वो सारी कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, क्योंकि उनके लेबर लॉज इतने ही वीक हैं कि वो इतने सस्ते में लेबर वहाँ मिलती है, और उनकी इकोनॉमी तो सारी अपैरल में, मतलब काफ़ी % ऑफ एक्सपोर्ट्स उनका अपैरल ही है। तो वो सारा उन्होंने, बांग्लादेश ने ले लिया। दूसरी कंट्री वियतनाम, जो हमारी इन कंट्रीज़ में जो मैंने कंसिडर करी गई उसके अंदर थी, तो जितना बचा तो वियतनाम ने ले लिया। इनफैक्ट मेरे को जो पता लगा श्रीलंका भी
काफ़ी हद तक उसमें कॉम्पीट करता है, बट हाँ लीग में नहीं है, बट श्रीलंका भी कुछ हद तक छोटी छोटी इकोनॉमीज मतलब कर रही हैं। इंडिया का मैं भी कहूँगी कि बाहर की मार्केट्स में दिखता है सामान, बट हाँ वो मेजरली कॉटन ड्रिवन होता है। ओके, कॉटन हो गए, टॉवल प्रोडक्ट्स हो गए, बेडशीट्स हो गए, जो जिसका लिमिटेड डिमांड है उधर। हाँ, बट इस तरीके की चीज़ें जो बाहर की कंट्रीज पहन रही हैं, कंज्यूम कर रही हैं, वो उसको एडवांटेज को नहीं ले पाए। ओके, तो इनोवेशन, क्योंकि मैनमेड फैब्रिक में कुछ ब्लेंड्स होते हैं, आपको उसमें थोड़ा इनोवेट करना पड़ता है। अब इंडस्ट्री से अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उस पर इनोवेशन के लिए हमको ये R&D करनी पड़ती है टेक्नोलॉजी, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं डिस्पाइट इतनी प्रोविजनिंग हो रही है। तो कहीं कुछ हद तक मुझे एक इंडस्ट्री का एक जो विल है कि करना है कि चलो डोमेस्टिक इकोनॉमी में तो हमारा चीज़ें चल ही रही हैं तो ठीक है, वो वाला एक वो है जो मतलब उसको थ्योरेटिकली हम कैप्चर नहीं कर सो सकते। इट्स मोर ऑफ एटीट्यूड प्रॉब्लम। एटीट्यूड प्रॉब्लम कुछ सेक्टर्स में तो वो क्लियरली दिखता है कि ओके, हम इससे ही खुश हैं, हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, मतलब ये आंसर मिलता है कि मार्केट बहुत बड़ी है तो हमें क्या करना है। तो Okay. वो एक चीज। तो जैसे इंडियन मार्केट की जो डिमांड है वो भी तो काफ़ी हद तक आजकल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से ही ड्रिवन होती है। आप जो जेनजी कपड़े पहन रहे हैं वो कंपैरेटिवली लगभग वैसे से ही हैं। आप एक ट्रेंड देखोगे बाहर अमेरिका में या कहीं पे या यूरोप में, एंड इट इमीडिएटली ट्रांसफर्स हेयर, राइट। और हमारा मार्केट उसको भी केटर नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो तो डोमेस्टिक मार्केट पे भी फॉल बैक करेंगे। मिलेनियल सब कम हो रहे हैं, जेनजी बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, तो आप यहाँ भी देखिए तो बहुत, अगर आप कोई भी कपड़े खरीदने जाएं तो आप अगर एक बार देख लें उस पर मेड इन बांग्लादेश, मेड इन वियतनाम, तो और पर हाँ जो कॉटन है वो होता है, मैं कहती हूँ कॉटन का यहाँ पे है, मतलब वी हैव द स्ट्रेंथ, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी अलाइन विद कि क्या हमारे यहाँ के मतलब अगर सस्ता चाहिए किसी को, क्योंकि कुछ क्लास है जो सस्ता कपड़ा पहनना चाहेगी, एंड इट्स फ्लडेड विद थिंग्स कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश। वो 200-300 की आपको टी शर्ट्स मिल रही हैं, सस्ते टी शर्ट्स मिल रही हैं वीकली मार्केट्स में जिस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो, बट अगर इसी को हम भी सोच के करें, क्योंकि मैंने बहुत यहाँ पे बात करने की कोशिश करी तो मोस्टली मतलब MSME लेवल पे काफ़ी कॉटन बेस्ड, हम तो कॉटन बेस्ड काम करते हैं, हमारा सिंथेटिक में है नहीं, क्योंकि मैं समझना चाहती थी कि सिंथेटिक्स में प्रॉब्लम क्या है, बट जिनको मैं रीच कर पाई मतलब वो मोस्टली कॉटन ही कर रहे थे, क्योंकि शायद वही एक लेगेसी है। जी, तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्राइसिस वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ है, और उससे शायद हमारे पास एक विंडो है अभी बेटर करने की इस सिचुएशन में, कि हम इस पे थोड़ा एम्प अप करें। एटलीस्ट अपने मार्केट के लिए भी हम डिफरेंट स्ट्रैटाज ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करोगे। जैसे चाइना फॉर एग्जांपल, चाइना ने सस्ते से लेके महंगा लगभग सब कुछ बनाया, इंक्लूडिंग हाई एंड टेक्नोलॉजी और एकदम बेसिक चीज़ें भी। बट ये एटीट्यूड प्रॉब्लम के चलते ही हम ये चीज़ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा आपको मिला? एटीट्यूड प्रॉब्लम, फिर अगर कोई ग्रो भी करना, स्केल करने का भी लोगों को अंदर कोई वो नहीं है। मतलब मैं बहुत MSME से बात करती हूँ तो वो कईयों का तो इंटेंट ही नहीं होता कि हम स्केल करें, क्योंकि एट द एंड अगर आपको इन चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, यू वांट स्केल ऑल्सो। जी, तो स्केल एक चीज़ है, विल एक चीज़ है, प्रोडक्टिविटी, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट आर मिसिंग इन द डोमेस्टिक। इज इट मोस्टली लिमिटेड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला एटीट्यूड, या फिर कि बस बदलना ही नहीं है, मतलब हम किए जा रहे हैं तो किए जा रहे हैं वैसे? वही, कईयों को मैंने दो तरीके के देखे। कईयों का ये होता है कि हाँ अब यही है, मतलब इसी में ही ठीक है, मार्केट हमें मिल रही है, हम कमा रहे हैं, मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, हम उसको मतलब आगे स्केल नहीं कर पा रहे। एक सेगमेंट है जो स्केल करना चाहता है, बट वो कहते हैं कि फिर वो सारी बातें वो हमारे रेगुलेशंस पे आ जाती हैं कि हमारे कुछ ऐसे रिजिड रेगुलेशंस हैं लॉज में, लेबर लॉज में, जो मतलब इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम उनको, मतलब बहुत लेबर की अवेलेबिलिटी में उनको फिर है कि अगर हम जाते हैं तो हमें लेबर कहाँ से मिलेगी, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो वो एक सेगमेंट है जो एस्पायर करता है स्केल करने के लिए, बट क्योंकि दूसरी चीज़ें फिर वो फेवरेबल नहीं होती तो वो नहीं कर पा रहे। We'll delve into this in detail उसका आगे। तो उसके बाद यहाँ एक सिचुएशन है कि भारत का जो GDP में शेयर है मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 13 से 15% के आसपास है। तो ये बाकी कंपीटिंग इकोनॉमीज जो हैं हमारी, उनके कंपैरिजन में कैसा है? दूसरा, क्यों भारत के पास एक एडवांटेज या फिर वैसा सिचुएशन है जहाँ हमें मैन्युफैक्चरिंग को एम्प अप करने की आवश्यकता है? फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस हम देख रहे हैं, और शायद इतने इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर आपको लोगों को जॉब देनी है तो शायद मैन्युफैक्चरिंग ही एज अ आंसर उभर के आता है। तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन इवॉल्विंग? तो जो मैं वो शेयर जो आपने बोला, शेयर 13 से 15%, तो इनफैक्ट ये शेयर थोड़ा ज़्यादा था पिछले कुछ सालों पहले, वो शेयर कम हो गया है। ये बहुत ही मतलब किसी इकोनॉमी में जो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक ये बहुत स्ट्रेंज फैक्ट है कि एक सेक्टर जिसका
शेयर मतलब बढ़ना चाहिए, या जनरली चीज़ें बढ़ती ही हैं, जी, जीडीपी, जी। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, तो वो शेयर कम हो गया। पहले वो 16-17 के करीब पहुंच गया था ओके। 2010-11 में, और फिर वो अभी के करंट उसमें वही जो 13 से 15% का ब्रैकेट है। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ की गवर्नमेंट रिपीटेडली, नॉट ओनली द करंट गवर्नमेंट पर उससे पहले वाली गवर्नमेंट का भी बहुत सालों से एक ही टारगेट है कि हमें 25% पे इसको पहुंचाना है। यस। वो ईयर्स बदलते रहते हैं, बट मतलब ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आप हमेशा से टारगेट, मतलब 2010 में भी वो टारगेट 25% था, और वो आज की तारीख में भी वो टारगेट 25% है। तो हम वो एक टारगेट, और हम उस टारगेट से बहुत दूर है, वो एक सच्चाई है। तो टारगेट हम 15 सालों में बदल नहीं पाए, और उसके पास भी हम पहुंच नहीं पाए, इनफैक्ट हम उससे दूर ही हो गए हैं। ओके। तो ये एक फैक्ट टारगेट और या इस जो फिगर है उसको ले गया। और दूसरी जो कंट्रीज है सबसे, जो इंडिया के पास है कॉम्पिटिटिवनेस में, जो मैंने ये देखा था, इंडोनेशिया, उसका भी 19-20% का रेशियो वो शेयर है। और जो बाकी हैं वो तो 20 से ऊपर है, 25-22। तो इतनी छोटी छोटी इकोनॉमीज, क्योंकि थ्रस्ट है मैन्युफैक्चरिंग पे बाहर की इकोनॉमीज को केटर करने में। तो ये उस शेयर की बात रही, और हमें क्यों इस पे सोचने की ज़रूरत है, वो इसलिए क्योंकि जैसा आपने बोला कि एम्प्लॉयमेंट, मतलब जितना भी हम सर्विसेज के बारे में बात कर लें कि हाँ हमारे पास आईटी सेक्टर है या दूसरे सेक्टर्स हैं, और सर्विसेज ने हमको ग्रोथ भी दी है बहुत, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है वो भी लो लेवल पे, जैसे ब्लू कॉलर जॉब्स, वो मैन्युफैक्चरिंग का ही पोटेंशियल है करने का। तो बिल्कुल। उसके लिए, और गिवन कि इंडिया की इतनी मैसिव प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, दिस बिकम्स मोर ऑफ अ रीजन कि हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। एंड देयर आर स्टडीज़ कि किस तरीके से चाइना ने इतने जॉब्स जनरेट करे हैं, एंड इवन इंडिया ने, मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया 1991 के बाद, तो कितने, तो वो स्टडीज़ हैं पूरी लिटरेचर पे। तो Okay. हमारे पास एविडेंस है। सर्विसेज इज गुड फॉर द इकोनॉमी, बट for jobs, which is a key problem of our economy, I think manufacturing is the answer. Okay, okay. So when we talk about these other countries, जहाँ आपने पहले भी एक एग्जांपल दिया कि वियतनाम is doing very good in R&D, या फिर मलेशिया कुछ और बेटर कर रहा है चीज़ों में, तो इन दो देशों के, या फिर जैसे हम अभी जैसे आपसे बात करके पहले, तो एक जनरल इंडियन का सीधा ओपिनियन ये रहता है कि वी आर कम्पीटिंग विद चाइना, राइट? बट यहाँ नंबर्स बता रहे हैं कि चाइना तो कहीं कंपैरिजन में है ही नहीं। तो एक तो ये कि चाइना भी हमारे जैसी स्टेट से ही शुरू किया था, ओके, इट वाज नॉट लाइक दे वर डूइंग मच बेटर, मे बी वी वर अहेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट चाइना ने क्या फंडामेंटली डिफरेंट चीजें रखी हैं अपने अप्रोच में, और उसके अलावा एक और कंट्री, लेट्स से वियतनाम, उसने क्या अप्रोच में डिफरेंस की जो भारत लैक कर जाए? Again, first focusing on manufacturing as the production engine. तो वो एक जो विजन, मतलब मैंने इन कंट्रीज़ के लोगों से थोड़ा बात भी करी है, और मुझे समझ में आया ये कि एक जो बहुत क्लियर विजन होता है ना कि हमको बाहर की तरफ देखना है, वो विजन इन कंट्रीज़ का, जैसे वियतनाम का है, अगर आप देखेंगे तो कितना परसेंट उनका प्रोड्यूस बाहर जाता है। ओके। तो वो एक जो विजन टू बिगिन विद कि हमको, मतलब वी हैव टू रीच दिस लेवल ऑफ एक्सपोर्ट शेयर, तो वो एक विजन हमारा भी है, बट पता नहीं मतलब क्यों बिकॉज ऑफ आवर फंडामेंटल्स वो हम पीछे रहे जा रहे हैं उसमें, कि हम एक हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ भी रहे हैं, साल पर साल बढ़ते रहे हैं, बट हमें वो देखना है, हमें एस्पायर वो करना है कि हम वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स का कितना शेयर है, तो कुछ भी नहीं है, मतलब ओवरऑल 2%, और बाकी सेक्टर्स तो बहुत ही छोटे। हम स्मार्टफोन्स में हमने अच्छा किया है, बट अभी वो जो शेयर है वो कम ही है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो एक तो उनका विजन बहुत क्लियर था कि हमको इस तरीके से बाहर का मतलब आउटवर्ड अप्रोच उनका, और फिर उसकी जितनी भी सपोर्टिव पॉलिसीज थी उन्होंने वो अडॉप्ट करी। जैसे बहुत ज़रूरी होता है कि आप इन्होंने जैसे एक जो अर्बनाइजेशन, अर्बन ब्लॉक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वो क्रिएट करना शुरू किए, कि जिससे कॉस्ट बहुत कम हो। तो बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन कॉस्टिंग, कहाँ पे हमारे कॉस्ट कम हो सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स की लेबर अवेलेबिलिटी या टेक्नोलॉजी, जहाँ पे एक आप उसको लोकलाइज कर सके, वो करना शुरू किया, sort of creating some sort of an economic hub राइट at all places. राइट। और वही और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट किया, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब एक GVC ग्लोबल वैल्यू चेन्स एक कॉन्सेप्ट है तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिकली दिखता है कि कैसे एक कंट्री से चीज़ें लाके, चाहे उन्होंने असेंबली से शुरू किया कि एक कंट्री से चीज़ें लाए, जो कि इंडिया ने फॉर एग्जांपल उसमें बहुत अच्छा किया है, फ़ोन में वो सारा रॉ मटेरियल्स इंडिया ने
और जो इंटरमीडिएट गुड्स हुए, चिप्स वगैरह, मैं फैक्ट्री में भी गई थी एक मोबाइल फ़ोन्स की, वो लाते हैं, शॉप फ्लोर होते हैं उनके, और वो सारी असेंबली करते हैं उसकी। ओके। तो वो वाला मॉडल चाइना और अब वियतनाम ने अपने अर्ली डेज़ में अडॉप्ट किया, और उससे बहुत ज़्यादा लर्निंग बाय डूइंग होती है, आई वुड से, कि रादर नॉट डूइंग एनीथिंग एटलीस्ट स्टार्ट विद असेंबली। तो दीज कंट्रीज स्टार्टेड विद असेंबली प्रोसेसेस। तो जैसे छोटी चीज़ें बाहर की कंट्री से, तो ये इसको इंटीग्रेटिंग इनटू सप्लाई चेन्स बोलते हैं, कि मैं दूसरी कंट्रीज से एक रॉ मटेरियल मंगवाऊंगी और उसको मैं प्रोसेस करके फाइनल गुड को यूएस भेज दूंगी। तो दिस इज द सप्लाई चेन। ओके। तो वो इन कंट्रीज ने बहुत अच्छा किया, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कितने वेलकमिंग हैं दूसरी कंट्रीज के इंपोर्ट्स को लेके, क्योंकि एक जो फंडामेंटल है ट्रेड का प्रिंसिपल, इंपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपोर्ट्स, जो कि हमारी इकोनॉमी नहीं समझ पा रही। हम इंपोर्ट्स को बंद करते रहते हैं, बट हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं। वो नहीं हो सकता कि हम इंपोर्ट्स को बढ़ाए बगैर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज नो इकोनॉमी इज सेल्फ सफिशिएंट इन एवरीथिंग दैट। So you need some base materials to produce the Yes. larger good. यस, तो मतलब हम उसको क्यों ब्लॉक करते हैं, बाय टैरिफ्स और बाय मेनी अदर मीन्स। इट्स नॉट वाइडली नोन टैरिफ्स होते हैं, और वो Okay. बहुत ही, क्योंकि वो बहुत मीडिया में और उसमें आजकल यूएस इकोनॉमी की वजह से आ रहे हैं, बट देयर आर मेनी अदर रेगुलेशंस जिसकी वजह से हम ब्लॉक करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम अपना एक्सपोर्ट टारगेट बढ़ाते हैं। तो वो वर्क नहीं करता है। वी हैव टू, इंपोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एक्सपोर्ट्स, दैट्स द फंडामेंटल अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो डॉक्टर प्रभाकर, तब आप कोई इस तरह का इंडेक्स आप क्रिएट करते हो इकोनॉमी को इवैल्यूएट करने के लिए, तो क्या कोई पर्टिकुलर मॉडल्स होते हैं जो शायद हम लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है, बट आप उन्हें अगर सिंपल टर्म्स में समझा सकें, कि कोई मॉडल जिस पे हम खुद को असेस करें तो हमें समझ में आए कि इकोनॉमी कैसे काम कर रही है? जैसे पोर्टर्स मॉडल का एक एग्जांपल है, तो आपने उस पर काफ़ी काम किया, तो प्लीज़ एक्सप्लेन दिस फॉर अस इन सिंपलर टर्म्स, जिससे हम भी समझ सकें कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। यस, इनफैक्ट जो मैंने अभी इंडेक्स बताया, जो उसके पिलर्स हैं वो पोर्टर मॉडल से ही मैंने लिए हैं। तो इट इज़ अ Okay. मॉडल ऑफ अ नेशंस कंपैरेटिव एडवांटेज, ओके। कि बट इट ऑपरेट्स ऑन द फैक्टर्स दैट आर अवेलेबल इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो उस तरीके का मॉडल। तो ये जो सारे पिलर्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, वो उसी मॉडल के पिलर्स हैं, फैक्टर कंडीशंस की, मतलब किस तरीके की जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इकोनॉमी में कितने ठीक तरीके से अवेलेबल हैं, और क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लेबर अवेलेबिलिटी, कैपिटल, फिर लैंड, तो और टेक्नोलॉजी। तो वो एक, पर ये मॉडल बहुत पुराना है, तो मैंने इस इंडेक्स में हर पिलर को अपनी तरीके से मॉडिफाई किया है। ओके। जैसे इनिशियल जो मॉडल बना था तो बहुत ही कन्वेंशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, बट आजकल के टाइम पे आई फील कि टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उस तरीके से उस मॉडल को रिफाइन किया, उस पिलर को रिफाइन किया गया। ओके। फिर डिमांड कंडीशंस की, हाउ द कॉम्पिटिटिवनेस इज ड्रिवन बाय द डिमांड डायनामिक्स, ओके। कि कैसे डिमांड बदलती है तो कॉम्पिटिटिवनेस भी इन्फ्लुएंस होती है। तो उसके अंदर भी ऑल्दो जो एक थीम था और या एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था, वो मॉडल दिया था, बट मैंने रिफाइन किया बाय कंसिडरिंग डिफरेंट पिलर्स या सब कंपोनेंट्स। ओके। उसके डिमांड कंडीशन में से मैंने फॉरेन डिमांड ली और मैंने डोमेस्टिक डिमांड ली, क्योंकि फॉर मी एज अ रिसर्चर फॉरेन डिमांड इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो मैं देखना चाहती थी कि जी। कितना दोनों का रोल है। फिर फर्म स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर, कि फर्म्स किस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, वो एक पिलर है उसमें। तो देन पोर्टर के हिसाब से ये जो मेन 4 पिलर्स हैं, ये गवर्न होते हैं बाहर के 2 पिलर से, गवर्नमेंट पॉलिसी, और एक उन्होंने पिलर लिया था चांस का पिलर। चांस जो था फॉर एनी क्राइसिस या कुछ ऐसा, फ्लड्स हो गए, कुछ हो गया, नेचुरल कैलामिटी, उसके लिए। बट तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी पिलर से, क्योंकि फॉर मी आई फेल्ट कि वो एक चीज़ थी जो ओरिजिनल मॉडल में मिसिंग थी। ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज पे कुछ नहीं था, कि मतलब बाहर की अप्रोच मेरी कैसी है, उस पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने उसको अभी दुनिया बेसिकली अमेरिका से ही चल रही है, तो लगभग वैसी सिचुएशन बन जाती है कि व्हाट दे डिसाइड हैपेंस एवरीवेयर। ओके, सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। देन लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल इश्यूज वापस से, और जो फैक्टर चैलेंजेस हैं उन पे बात करते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंफ्रा, तो ये 4 चीज़ें, और इनमें पर्टिकुलरली कोई एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन कीजिए कि कहाँ लैग कर रहा है। जैसे लैंड अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो वहाँ पे क्या समस्या आ जाती है, फिर हमें लेबर चाहिए तो उसमें क्या समस्या है, कैपिटल का इशू क्यों इतना होता है, प्राइवेट एंटरप्राइज तो देश में बढ़ ही रहा है, फिर भी समस्या हो रही है। और इंफ्रा में कुछ डेवलपमेंट्स तो हमें दिखते हैं, कई जगह ऐसे कॉरिडोर्स भी बने, डिफेंस कॉरिडोर यूपी में, जैसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट इसके बाद भी हम कहाँ लैग कर जा रहे हैं। पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के साथ ये 4 फैक्टर्स पे आप एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। सबसे पहले तो जब
इन फैक्टर्स के बारे में बात करने से पहले एक मार्केट या जो हमारी प्रोडक्शन जो कम्युनिटी है वो अलग अलग साइजेस ऑफ फर्म से चलती है। तो एक लार्ज फर्म होती हैं जैसे कि मैंने बताया कि वो एडवांटेज फर्म्स हैं जो वही किसी भी सेक्टर में आप सबको पता होती है कि ये बिग फर्म्स हैं। या मैन्युफैक्चरिंग में भी वैसे कुछ बड़ी फर्म्स हैं। तो वो एक फर्म्स होती है और एक एमएसएमई सेगमेंट होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उनका हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट जब इन फैक्टर्स की बात आती है सबसे चैलेंजेस ज़्यादा उनको ही होते हैं। ओके तो एक ये चीज़ सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बड़ी फर्म्स को इतना प्रॉब्लम नहीं देते हैं, जी क्योंकि वो दे फाइंड देयर वेज आउट कि कुछ भी कर लेंगे, लेबर है वो भी सोल्यूशन हो जाएगा कुछ भी। बट इन सब का सबसे बड़ा जो इम्प्लीकेशन होता है वो इन एमएसएमई यूनिट्स को होता है, जो कि हमारी चाहे वो इतना एक्सपोर्ट्स ना कर रही हो बट वो सप्लाई चेन में बहुत इंटीग्रल है, क्योंकि इन बड़ी फर्म्स को भी कहीं ना कहीं वो सप्लाई करती हैं। ओके तो एक इनडायरेक्ट रोल उनका डायरेक्ट इन एक्सपोर्ट्स भी है और इनडायरेक्ट रोल इन एक्सपोर्ट्स भी है, और Okay. वो डोमेस्टिक इकोनॉमी भी है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन, बट उनको सबसे ज़्यादा इनसे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं लेबर की बात करूँ, ओके आजकल लेबर में स्किल लेबर की बहुत बात कर रहे हैं कि जी, स्किल्ड जी। लेबर का प्रॉब्लम है, बट उससे पहले एक लेबर अवेलेबिलिटी, मतलब उससे एक स्टेप पहले अगर हम बात करें, वो भी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है कि अवेलेबिलिटी लेबर उस प्राइस पे रिटेन्ड कैसे रहे, वो भी एक चैलेंज है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। तो एमएसएमई जैसे है कि अम, इसमें उनको लेबर लॉस बहुत बड़ा एक फैक्टर प्ले करते हैं। हमारे जो लेबर लॉस चलते आ रहे हैं इतने सालों से, जी वो इतने प्रॉब्लमैटिक हैं कि वो एक इंसेंटिव पर वो इंसेंटिव देते हैं एक फर्म को कि हम छोटा ही रहते हैं। जैसे कि एक एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उस एक्ट के हिसाब से अगर मेरी फर्म 100 लेबर या 100 एम्प्लॉयज से ज़्यादा ग्रो कर जाती है, तो मुझे अगर अपने अपनी फर्म में किसी भी एक एम्प्लॉय को फायर करना है लेट्स से, तो मुझे गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी। ओह तो उसमें क्या होता है कि ये जो फर्म्स हैं वो बढ़ने के बजाय छोटी ही रहती है। उनको लगता है कि हाँ। यार हम इन प्रॉब्लम से बचे, हमें इतना एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में कौन जाके ब्यूरोक्रेटिक झंझट उठाए और मैंने यहाँ तक केसेस देखे हैं कि एक बड़ा ब्रांड होगा वो अपनी छोटी छोटी एंटिटीज खोलेगा बट कभी Okay. स्केल नहीं करेगा। तो इसलिए आपको मतलब एमएसएमईज को बढ़ते हुए बहुत मैंने नहीं देखा है कि वो एमएसएमई ने, तो वो एमएसएमईज ही हैं इतने सालों से, क्योंकि ये आइडियली वो एमएसएमई से क्वालिफाई करे, आगे बढ़े, आगे बड़ी बढ़े। इंडस्ट्रीज बने। हाँ, तो उन्हीं इश्यूज की मैं बात कर रही थी जब मैंने एक वो सेगमेंट बताया था कि जो विल है, कहीं एक में तो विल ही नहीं है कि ठीक है जो है वो है, ऐसे ही चला बट एक है जो चाहता है कि हम बढ़े, बट ऐसी प्रॉब्लम्स, तो उनको लगता है कि यार अब कहाँ मैं अपना टाइम, अगर किसी एंटरप्रेन्योर का टाइम आप सोचिए कि इन्हीं चीज़ों में जाएगा, बिल्कुल तो वो कहाँ इनोवेट करेगा, तो क्या प्रोडक्टिविटी लाएगा। तो ये बहुत ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो एक रिसर्च से हम कुछ ऐसा करके नहीं देख सकते, बट हाँ लोगों से बात करके you get पता to know. चलती है कि ये प्रॉब्लम्स बहुत स्टिकी प्रॉब्लम्स हैं। और उनका तो ये लेबर लॉज जो है, ड्राफ्ट इनके लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं टू चेंज रिवाइज दीज लॉज, ओके बट वो कितने ही सालों से उस बात को भी हो गए हैं 6-7 साल की वो ड्राफ्ट स्टेज में स्टेट्स के पास है, ड्राफ्ट बनाए हुए हैं बट Okay. आगे कुछ नहीं हो रहा है उस पर। जी तो इस तरीके की प्रॉब्लम लेबर की होती है कि उनको जैसे कि सोशल सिक्योरिटी वो देनी होती है एमएसएमईज को, तो उसमें भी ये होता है कि आप सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर हो गए अगर, तो आपको उनको ये सारा जो पीएफ और ये सब देना है, उससे बचने के लिए फिर वो कम रहते हैं। ओके फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेंगे अगर किसी को, अगर आप लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, मैं परमानेंट नहीं हूँ, फुल पेरोल पे नहीं हूँ, तो वो इंसेंटिव नहीं रहता है कि मैं आज स्टिक करूँ। फिर वो लेबर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, और वो एक रिटेंशन नहीं रहती है लेबर की उस पर्टिकुलर फॉर्म में, जिसकी जो छोटी फॉर्म है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो वो नहीं रहती है। तो ये तो एक लेबर अवेलेबिलिटी जो बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है, वो भी आज तक हम सॉल्व नहीं कर पाए एमएसएमईज के लिए, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये अवेलेबिलिटी की बात हुई। जहाँ तक अब स्किल्स की बात है, तो स्किल्स वो भी एक चैलेंज है, बट उससे ज्यादा मैं कहूँगी कि आपको एक बहुत अलग एंगल जो मैंने अपनी रिसर्च में देखा है कि आप किस तरीके से अपनी अर्बन पॉलिसीज भी डिजाइन करते हैं, बहुत रोल प्ले करता है इन लेबर अट्रैक्टिंग लेबर। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक बहुत बड़ी फर्म से मैंने बात करी, अपैरल की फर्म है बहुत बड़ी, इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो उनका मॉडल है कि
वी डोंट अट्रैक्ट लेबर, वी गो टू लेबर। तो उनका एक प्लांट फरीदाबाद में है, और वो एक ऐसे गांव के पास स्थित है कि वहाँ के लोगों को ही उन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ, और फीमेल लेबर बहुत है उनके पास। सुबह से शाम वो रहती हैं, और वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे उनका घर हो जाता है। तो उनका ये आइडिया है कि अगर लेबर कंफर्टेबल सेटल्ड है तो हमको लेबर को अपनी तरफ लाना आसान हो जाता है। तो वो इस तरीके से अपनी प्रोडक्शन वहां लेके जाते हैं। बट अगेन कैवियट ये है कि वो एक बड़ी फर्म है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं कि जहाँ पे उनका एक नेक्स्ट मॉडल था कि वो उड़ीसा की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने वहां पे एक जगह देखी थी जहाँ पे एक गाँव है, तो उधर अपनी फैक्ट्री लगा के और वहीं से और वो एक ऐसी फर्म है, जो मैंने बहुत फर्म्स देखी है उनमें से एक ऐसी फर्म जो सारा जो उनका लेबर वर्कर्स थे वो फुल पेरोल पे थे, परमानेंट पे। ओके, Not कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं। तो विच वाज अ वेरी गुड थिंग टू सी, बट वो जो कर रहे हैं वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स ऐसे रह जाएंगे और फिर आप लार्जर लेवल पे ग्रोथ नहीं ड्राइव कर पाओगे उससे। तो और सबकी बैंडविड्थ नहीं होती है इतना इस तरीके की कि हाँ, बहुत फैक्टर्स होते हैं कि मुझे उस जगह पे जमीन मिल पा रही है कि नहीं, फिर वो लैंड का फैक्टर आ जाता है। तो उनका एक एक्सट्रीम मॉडल था, बट आइडिया ये था कि अगर लेबर अपने एक कंफर्ट और इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग, अगर उनके पास वो अवेलेबल है, बहुत चीजें इजी हो जाती है लेबर को लाने में। मतलब एक, क्योंकि अगर एक लेबर को माइग्रेट करना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अदर, वो एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन रहता है उनके लिए कि जिस स्टेट में या जिस सिटी में मैं अब जाने वाला हूँ, वहां पे मेरा रहना कैसा होगा, वहां मेरा खाना पीना कितना महंगा होगा, मुझे नेट नेट क्या पड़ेगा। तो वो एक कंसिडरेशन उनके दिमाग में रहती है। तो इन सब से स्किल्ड लेबर इज नॉट दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। आई फील लेबर मोबिलिटी इज अ प्रॉब्लम, कि हम लेबर मोबिलिटी कितना ईज और फैसिलिटेट कर सकते हैं अपनी कंट्री में फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय प्रोबेबली। सो तमिलनाडु इसमें एक अच्छा एग्जांपल है। उन्होंने डॉर्मेट्री मॉडल लिया है, जैसे कि जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, तो या एप्पल है, फॉक्सकॉन है, तो वो डॉर्मेट्रीज कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर द लेबर। तो वो वहीं आके रह रहे हैं, वहीं वो फिर काम करने जाते हैं। तो इस चीज का नहीं है कि अब मेरे को काम करने जाना तो मैं घर भी देखूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए आगे चीजें भी देखूंगा। तो हाउ डू यू ईज दैट सॉर्ट ऑफ अ ट्रांजिशन। हाँ, तो वो मतलब स्किल्ड तो मैंने बहुत लोगों से सुना है। इनफैक्ट मैंने एप्पल से ही सुना है कि अगर हम आपको हम अगर हम आप हमको एक एकदम अनस्किल्ड लेवल का कोई भी लेबर दे देंगे, हम उसको 6-7 मंथ्स में ट्रेन कर देते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, तो वो एक एक्सक्यूज देना कि स्किल्ड लेबर प्रॉब्लम है, स्किल्ड लेबर होती है, बट उसके चैनल्स भी हैं। मोर इज अबाउट हाउ डू यू सॉल्व। तो ये लेबर का प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी में ही इसी तरीके से आ जाता है कि हाउ डू यू ईज कनेक्टिविटी, अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, मोबिलिटी। हाँ मतलब हो रहा है। बट हाँ, एक विजन है, मतलब उस तरीके से कि आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वो रोड कनेक्टिविटी, फ्लाईओवर्स और मतलब हाईवेज, इन सब में बन रहा है। बट हाँ, जो ऐसे आपको हब्स क्रिएट करने की जरूरत है। चाइना में ऐसे कई टाउन्स हैं जो पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाने जाते हैं, अमेरिका में भी हैं, बट भारत में वो बहुत लिमिटेड नंबर है, डिस्पाइट हैविंग सो मच पोटेंशियल। राइट, ओके। सो जहाँ आपने बात की कि स्किल्ड लेबर इज नॉट एन इशू, बहुत बड़ा, बट एक चीज़ फिर भी हम देखते हैं काफ़ी हद तक कि व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, वहाँ पे इस तरह की स्किल्स पे कोई फोकस नहीं दिखता है ना। हायर एजुकेशन में वोकेशनल कोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं। सरकार कुछ ट्राई करती है बीच बीच में, कुछ वैसी योजनाएं लाने की, स्किल इंडिया मिशन लाने की उन्होंने ट्राई किया, बट हैज़ दैट हेल्प्ड समहाउ? चीज़ें कुछ इंप्रूव हुई हैं, या इस तरह के मिशन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में ही रह जाते हैं? एकेडमिया और इंडस्ट्री का कितना इनकॉर्पोरेशन हमें चाहिए साथ में? या फिर लेट्स से आईटीआईज हैं, अभी रिसेंटली नीति आयोग का एक रिपोर्ट था जहाँ वो कह रहे हैं कि आईटीआईज को जो है इन कंपनीज के हाथ में दे दिया जाए ताकि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार लोगों को ट्रेन कर सके। तो ये जो गैप्स हैं, ये सॉल्व होते दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? आपने अपनी रिसर्च में क्या पाया है इस पर? स्किल्ड लेबर मेरा बहुत बड़ा मतलब एक फोकस ऑफ रिसर्च नहीं था, बट फिर भी क्योंकि मैं इस डोमेन में काम करती हूँ, तो मैं लोगों से बात करके पता लगता है कि आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे लिंक हो सकते हैं जो ये फर्म्स हैं उनसे। बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट रहता है। तो जैसे मैंने एक इनिशिएटिव देखा था आईआईटी दिल्ली का, कि वो इस तरीके का उन्होंने एक अपना वो बनाया हुआ है जिसमें वो कंपनीज को ऑनबोर्ड करते हैं एंड देन उनके कुछ ट्रेनीज या इंटर्न्स ले लिए या इस तरीके से, सो दैट दे हैव अ सेंस कि हाँ इस तरीके का काम है, और वो एक कनेक्ट शुरू हो जाता है।
तो वो डेफिनेटली रादर देन ये मिशंस, आई थिंक आई डोंट नो हाउ दीज मिशंस आर फेयरिंग, क्योंकि मैंने उसके बहुत रिजल्ट्स नहीं देखे जो मैंने जिनसे बात करी है उससे। तो ये सारी चीजें कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री से कैसे कनेक्ट कराते हैं, बिकॉज ऑन द जॉब ट्रेनिंग आई फील इज इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट देन पॉलिसीज लाइक दीज। तो जो अकेडमिया और इंडस्ट्री जो कनेक्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मे बी एन एग्जांपल इज दैट दे बी ऑन द बोर्ड जो होता है उनका कि करिकुलम डिसाइड करने का, थोड़ा उस तरीके के एलिमेंट्स डाल दिए उसमें कि सो दैट दे हैव हैंग ऑफ कि हाँ ये कल यहाँ से कुछ समय बाद हमारे पास इतने ट्रेंड लोग इस तरह से निकल आएंगे। बट आई थिंक ये जैसे आपने बताया कि आईटी ये कर रही है, मे बी सम टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री जिस तक बहुत ही लिमिटेड लोगों की पहुंच है। बट व्हेन इट कम्स टू आईटीआईज व्हिच दीज आर द इंस्टीट्यूशन जो लगभग गांव जगह जगह पे एंड इट इज दीज प्लेसेस जहाँ पे शायद हमें वो इंटरवेंशन चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, बेसिकली नॉट इंटरवेंशन। एंड आल्सो कि फिर जो वहां से लोग करते हैं वो किस तरीके की, तो कुछ फॉर्म्स कनेक्ट भी करा रही हैं। तो वो एक कि एक बार एक ऑर्गेनाइज जैसे आईटीआई है उन्होंने कर लिया ट्रेन, तो उसके बाद व्हाट आर द एवेन्यूज फॉर द पीपल हु कम आउट ऑफ दैट, दे शुड हैव दोस जॉब्स उसके बाद प्रॉपर। सो आई नो ऑफ फर्म्स दैट आर डूइंग दिस कि वो कनेक्ट कराती हैं जो जो लोग या आते हैं ब्लू कॉलर लेबर टू द फर्म्स टू द कंपनीज। तो वो ब्रिजिंग भी एक मतलब एक बच्चा पढ़ के निकला है वो कैसे करेगा क्या करेगा, तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है अभी और हमें उस पर रिजल्ट नहीं दिख रहा है। हाँ ओके। सो आपने एक बात की थी फॉर्म स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा, तो विदेशों में कंपनियां हैं सब अच्छा कर रही हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, सिंपल चीज़ें भी बना रहे हैं। भारत में फॉर्म स्ट्रक्चर में या स्ट्रैटेजी में ये क्या कमी रह जा रही है जहाँ पे हम हार जा रहे हैं, मतलब कंपनीज की फंक्शनिंग में क्या समस्या है पर्टिकुलरली? कंपनीज की फंक्शनिंग में वो जैसे मैंने पहले भी बोला कि इन चीजों में कंपनीज का इतना, जैसे लैंड की पहले बात नहीं हुई थी, तो लैंड जैसे है कि उनके अप्रूवल्स में कंपनीज को इतना इतना टाइम लग जाता है। मतलब शुरुआत करने की मैं बात कर रही हूँ, जब बनती है तो वो प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस है, मैं उस पर भी आती हूँ, बट टू इवन स्टार्ट ऑफ मतलब इस तरीके के चैलेंजेस हैं। और फिर उसके बाद जो छोटी फर्म्स हैं उनको उस तरीके के वो चैलेंजेस ज्यादा फील होते हैं। तो दैट इज टू स्टार्ट ऑफ एंड टू सस्टेन वो चैलेंजेस उनको रह रहे हैं। और बाकी जो कंपनीज चल रही जो जो अगर उनका हम ऑपरेशंस देखेंगे क्यों नहीं होता है, तो एक प्रोडक्टिविटी एक प्रॉब्लम जो डेटा से मैंने देखी है कि वो है। तो लेबर हमारे पास एम्पल है, मतलब हमारे कंट्री में लेबर अवेलेबिलिटी डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं तो वी हैव अ यंग पॉपुलेशन आल्सो है, बहुत है। कॉस्ट भी लेबर की हमारी इतनी नहीं है, बट जहाँ हम डिसएडवांटेज पे हो जाते हैं वो प्रोडक्टिविटी है कि हमारे पास उस तरीके की मशीनरी है कि नहीं। तो वो जो चीजें हैं, जबकि बहुत कंपनी फर्म्स से मैंने सुना है कि इनफैक्ट ये जो इंपोर्ट करते हैं, जैसे मैं एक फर्म में गई थी, वही जो एक अपैरल की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सारी जापानीज मशीन्स वो ऑपरेट करते हैं और कोई कैपिटल इंपोर्ट सब्सिडी करके स्कीम के अंदर वो लाई जाती हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि पर कितने फर्म्स को इन स्कीम्स का एक्सेस मिल पाता है, कितने फर्म्स को ये अवेयरनेस है। तो मैं बहुत एमएसएमईज को कंप्लेन करते हुए देखती हूँ कि ये मशीन हमारी इतने लाख रुपए की आ गई, बट सब्सिडी का पूछो तो वो कहते हैं कि इतना पेपर वर्क है कि फिर हम सोचते हैं कि चलो। तो आपको लेबर को प्रोडक्टिव होने के लिए उसको एडिक्वेट मशीनरी टेक्नोलॉजी ये देनी पड़ेगी। और उसके अंदर चैलेंजेस आते हैं कि स्कीम्स कहने को गवर्नमेंट बहुत बोलती है, स्कीम्स तो मतलब इतनी प्लेथोरा ऑफ स्कीम्स है, बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि क्या वो छोटी छोटी फर्म्स उनको अवेल कर पा रही हैं। और मैंने ऐसा देखा कि वो कई बार इसलिए अवेल नहीं करती कि इतना लंबा टाइम लगता है, तो हमारे ऑर्डर्स चले जाते हैं तो वो अपना इन्वेस्ट करके, तो वो जो ब्यूरोक्रेसी वाला जो वो रेड टेप अभी भी कहीं ना कहीं छोटे फर्म्स को तो अभी समाउ वही फर्म्स फायदा उठा पा रही हैं जो ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट से अलाइंड है। हाँ कुछ हद तक जिनके पास बड़े लोग हैं जो ये चीज़ें कर सकते हैं, और एमएसएमईज और ये सब पीछे रह जा रहे हैं। हाँ तो फिर उसके बाद एक बात आती है, आपने तमिलनाडु का एक एग्जांपल हमें दिया था कि तमिलनाडु इज डूइंग समथिंग बेटर, है ना। तो ये जो स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिवनेस है, यहाँ जो डिफरेंसेस हैं कि क्यों एक तमिलनाडु जैसा स्टेट बहुत अच्छा कर जाता है और क्यों एक यूपी बिहार या एमपी पीछे रह जाता है, वहाँ पे आपको क्या फैक्टर्स दिखते हैं? जबकि लेबर अवेलेबिलिटी हमारे पास है, लैंड भी भरपूर है, ऐसी बात नहीं है, तो यहाँ पे कैसे लैग कर जा रहे हैं हम लोग? अगेन आई टोटली अग्री। मैंने इस पर बहुत पहले एक पेपर भी किया था कि व्हाई इज वन स्टेट डूइंग बेटर
than other? What are the factors driving it? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी रिसेंट रिसर्च में एक्सप्लोर नहीं किया है, बट उसमें मैंने तमिलनाडु पे फोकस करके कुछ थोड़ा छोटी रिसर्च करी थी कि मतलब उसमें ये कि जो इन्वेस्टर्स हैं हम बात भी करते हैं, मतलब हमने बाहर के इन्वेस्टर्स से भी बात करी है, तो वो ये कहते हैं कि हम किस स्टेट में जाएं, हम उससे डिसाइड करते हैं कि उनकी पॉलिसीज कैसी हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में देखते पर सब स्टेट्स बनाती हैं, बट तुम कितना ईज दे सकते हो किसी इन्वेस्टर को, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे एक एनेक्डोट बता दूं कि एक कंपनी थी, उसको एक स्टेट से, तमिलनाडु से एग्जिट लेना था। तो स्टेट ने वो एग्जिट भी सिंप्लीफाइड बना दिया, मतलब उसमें वो नहीं, वरना स्टेट की सोचेगी हाउ कैन यहाँ से ना जाए, निकलने ना दें इनको। तो उन्होंने उसको भी इतना ईज कर दिया दैट नाउ दैट कंपनी आफ्टर अ फ्यू इयर्स दे वांट टू कम बैक टू इन्वेस्ट अगेन इन तमिलनाडु। तो वो एक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन एक्चुअल वे वो वहां पे दिखता है, और जो उनका ये वाला मॉडल है जो लोकलाइज करा है उन्होंने बहुत अच्छे से, तो वो वाला एक फैक्टर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को लोकलाइज किया विद लेबर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, तो वो एक मॉडल उनका एक अच्छा। और बाकी डेफिनेटली स्टेट पॉलिसीज आई थिंक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि किस स्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट आता है। जैसे हम देख रहे हैं कि यूपी में लेट्स से फॉर एग्जांपल योगी जी के आने के बाद से कुछ चेंजेस आए हैं। डिफेंस कॉरिडोर इज द प्राइम एग्जांपल। ओडीओपी उनका एक स्कीम है, उसके अंडर भी काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है। तो आर दीज स्मॉल स्टेप्स नॉट इनफ कि आपको एक बड़ा वो पुश दें, या फिर कुछ और ज़्यादा करने की आवश्यकता है अभी इन स्टेट्स के लिए? फॉर एग्जांपल यूपी का एग्जांपल लेके अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। नहीं, डेफिनेटली ये ओडीओपी आई हैव आल्सो फॉलोड दिस, सो these are like good schemes, but then these are not resulting in the desired results. तो उसके लिए जो इकोसिस्टम क्रिएट करने वाली बात है, बिट्स एंड पीसेस में हो रहा है, बट कॉम्प्रिहेंसिवली जैसे एक सिग्नलिंग होती है ना बाहर की कंट्रीज में कि हाँ अगर जाना है, तो जैसे फॉक्सकॉन आया वो भी वहीं गया है जी। तो वो एक जो सिग्नलिंग है वो आई थिंक इट इज समथिंग दैट विल टेक टाइम अल्टीमेटली। या ओके। तो आगे बढ़ते हुए फिर हम ग्लोबल वैल्यू चेन की आपने बात की, वापस वहाँ पे आते हैं कि वहाँ इंटीग्रेट करने में हमसे लाभ हो जा रहा है कहीं ना कहीं पे। तो भारत इसमें काफ़ी पिछड़ रहा है। एक्सप्लेन दिस पार्ट कि ये ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन कैसे काम करता है, क्यों हम पीछे रह जा रहे हैं उस चीज़ में। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ग्लोबल वैल्यू चेन होता क्या है कि मैंने एक चीज़ दूसरी कंट्री से, क्योंकि मैं ये प्रोड्यूस नहीं करती हूँ चिप्स फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने वो किसी और कंट्री से, राइट नाउ स्मार्टफोन्स में यही हो रहा है कि मैं चाइना से वो लूंगी और उसको प्रोसेस करके असेंबल करके फाइनल फोन बना के फिर मैं यूएस और यूरोप में उसको एक्सपोर्ट करूँ। तो ये जीवीसीज होती हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन्स, जिसके थ्रू हम इंटीग्रेट करते हैं एक सारी कंट्रीज, एक चेन बनती है। तो उससे हम हमेशा थोड़े बाहर रहे हैं, और उसके रीजंस पहला ये है कि हमारे टैरिफ्स। तो एक ग्लोबल वैल्यू चेन, सप्लाई चेन में इंटीग्रेट होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके टैरिफ्स लो रहे हैं, क्योंकि आपको अगर बाहर से कोई कमोडिटी चाहिए तो वो आप चीप प्राइसेस पे लाएंगे, तभी आप कॉम्पिटिटिव या फिर आप फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आप चीप बना पाएंगे। अगर आप उसको ही पहले इतना हाई रख देंगे तो आप उसको कहाँ मतलब लेंगे, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसकी कितनी वैल्यू होगी और फिर उसकी क्या ही डिमांड होगी बाहर की मार्केट में, वो सोचने वाली बात है। तो हमारे जो हाई टैरिफ्स हैं वो एक प्राइमरी रीजन है कि हम उसमें इंटीग्रेट नहीं कर पाए। और दूसरा एक ये भी है कि जैसे एक आरसेप का एग्जांपल, एक अपॉर्चुनिटी थी, ऑलमोस्ट वी वर देयर कि हम साइन कर रहे थे, बट क्योंकि हम खुद ही इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं अपने, और इट्स अ साइकिल एक्चुअली, क्योंकि हम पहले वो चीजें नहीं करते हैं जिससे हम कॉम्पिटिटिव हो पाए, और फिर जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाय रिकग्नाइजिंग कि हम कॉम्पिटिटिव नहीं है, हम उससे और दूर हो जाते हैं। तो हमने उससे ऑप्ट आउट कर लिया, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री लॉबीज थी जो चाइना को फियर कर रही थी। दे वर नॉट कॉन्फिडेंट कि चाइना के यहाँ आ जाने से हम मतलब स्टेटस को चल सकते हैं। उनको लग रहा था कि डोमेस्टिक इकोनॉमी विल बी डिस्ट्रप्टेड। तो इन द वेरी लास्ट मोमेंट 2019 में दे ऑप्टेड आउट ऑफ दिस रीजनल ग्रुपिंग। तो इस तरीके की चीजें हैं कि फिर वो एक साइकिल बन जाती है, आप पहले वो चीजें ऑफर नहीं कर रहे। सो आफ्टर दिस वी कम टू कि कुछ कंट्रीज जैसे आप वियतनाम को एग्जांपल देती हो, इन्होंने काफ़ी हद तक अपने प्रोडक्शन को टेक्नोलॉजी इंटेंसिव चीज़ों की तरफ काफ़ी ट्रांजिशन कर लिया है इन्होंने। भारत हमें वो करता नहीं दिखता है। अभी हम काफ़ी हद तक
असेंबलिंग पे ही लगे हुए हैं, वी आर वर्किंग एज द स्क्रू ड्राइवर्स फॉर एवरीबडी एल्स। तो ये कितना सही या कितना गलत है एक इकोनॉमी के लिए, भारत जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, और क्यों ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं हम? राइट, तो डेफिनेटली अब हमने जैसे बास्केट्स देखी थी इन इकोनॉमीज की, हमने चाइना की देखी, वियतनाम और इंडिया की। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इंडिया बिल्कुल नहीं कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन कुछ लास्ट ईयर्स में हुई है। तो वो एक जो होता है ना ग्रीन रूट्स, वो हमने देखे हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि मशीनरी, इंडस्ट्रियल मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, आज से 10 साल पहले अगर हम 2010 का एग्जांपल लेते तो वो हमारी एक्सपोर्ट बास्केट में थे ही नहीं। ओके। तो हम लार्जली डोमिनेंटली यही था, पेट्रोलियम, जेम्स एंड ज्वेलरी, जो बिल्कुल ना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नहीं है, उसमें तुम्हें मतलब कुछ एक्स्ट्रा करके एक्सपोर्ट नहीं करना है, इट इज लाइक लेस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो उस तरीके की चीजें हमारे बास्केट में थी। बट अभी ये आइटम्स एंटर कर रहे हैं, बट वी स्टिल मतलब अभी वियतनाम का तो 38% ऑफ बास्केट इज डोमिनेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब वो इतना हद तक आ गया, और हमारा अभी 2-3 इतना भी नहीं होगा। तो बहुत मतलब उस तरीके का बड़ा गैप है, बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा गैप है। हाँ, तो वो चीज है कि वी हैव स्टार्टेड, बट हमारा गैप उनसे बहुत ज्यादा है। तो और डेफिनेटली उसके लिए दीज कंट्रीज दे स्टार्टेड विद असेंबली, तो व्हिच आई थिंक अगर हम उस पे भी स्टार्टिंग में ध्यान दें तो इट इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि एटलीस्ट उससे क्या होता है कि हम एक चीज को अगर लेके आते हैं तो हम उस प्रोसेस को समझते हैं, वो भी एक होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, जैसे मैंने बोला। तो असेंबली एज अ स्टार्ट पॉइंट इज नॉट अ बैड थिंग, बट इवेंचुअली वी हैव टू ट्रांजिशन फ्रॉम असेंबली टू इनोवेटिंग, और वो हमारा जो इनोवेशन है वहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। उनसे पूछें तो वो कहता है कि इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव थिंग, बट अब गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है तो उसके बाद तो एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट इनोवेटिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो वो नहीं हो रहा है, एंड आई फील अगेन दैट्स माय सेंस कि जो कंपटीशन होता है ना प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो बहुत जरूरी है। वही आपको वो कर सकता है। अगर आप उनको जो है स्टेटस को चल रहा है कि जो अच्छा कर रहा है तो वो कंफर्टेबली उसी को ही करता रहेगा। तो कंपटीशन बाय एक्सटर्नल प्लेयर्स एज वेल एज बाय इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप यहाँ पे कहते हैं कि हाई इम्पोर्ट टैरिफ्स हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर फ्री मार्केट वाले प्रोपोनेंट जितने भी हैं वो यही कहते हैं कि भाई टैरिफ्स कम करो, अल्टीमेटली वही चीज़ें सॉल्व करेगा हमारे लिए। लेकिन एक दूसरा साइड ये भी है जो कहता है कि यू हैव टू हैव सम प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर योर डोमेस्टिक इकोनॉमी, वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनको भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे इनमें क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग? आपकी रिसर्च में आपने क्या पाया कि प्रोटेक्शनिज्म की आवश्यकता है, और कितनी की आवश्यकता है अगर है तो, या फिर बिल्कुल ही नहीं है, अभी हमें जीरो इम्पोर्ट टैरिफ्स की तरफ जाना चाहिए? जैसे कि यूके से हमारा एक एग्रीमेंट रिसेंटली वर्कआउट हुआ है जहाँ हम 10 साल में जीरो इम्पोर्ट ड्यूटीज की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? एज अ प्रोपेगेंड ऑफ फ्री मार्केट्स, तो मैं भी लो टैरिफ्स के लिए ही आर्ग्यू करती हूँ कि वी शुड डेफिनेटली हैव लोअर टैरिफ्स। अगर हम अपने टैरिफ्स को कंपेयर करें, हम 17% पे हैं ऑन एन एवरेज, मतलब जो कि बहुत हाई है। बाकी देश के नंबर्स, बाकी देश वियतनाम जैसे उनके, क्योंकि एक MFN टैरिफ की मैं बात करूँ जो एक कंट्री का सब कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल होता है, तो मैं यहाँ फ्री ट्रेड की, तो अभी फ्री ट्रेड टैरिफ्स अलग होते हैं। तो वियतनाम 8-9% पे है, चाइना 7-8% पे, तो मतलब बहुत एडवांटेज है। ज्यादा से ज्यादा जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री 10%, और इससे ज्यादा किसी का नहीं, मतलब 17% तो बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज स्कोप टू रिड्यूस दीज टैरिफ्स। अगर हमको वही इंटीग्रेट करना है तो टैरिफ्स को लोअर करना सबसे जरूरी बन जाता है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की एक स्कीम थी PLI स्कीम, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई, लगातार उस पर काम हुआ। उसके बार बार दूसरे लेग्स, मतलब कई एक के बाद एक लेग आए, उनमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट हुए। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अब तक हम PLI स्कीम में कर चुके हैं। इज इट हेल्पिंग? हाउ मच ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्वर इट इज? और अगर कहीं पे उसमें कोई समस्या आ रही है तो वो क्या है? हेल्प में डेफिनेटली 14 सेक्टर से आई थिंक गवर्नमेंट ने शुरू किया था,
और एक जो स्मार्टफोन का सेक्टर है डेफिनेटली इट हैज बेनिफिटेड because of PLI, but that was largely led by Apple. तो अगर हम देखें कि वो मेजरली अगर हम स्मार्टफोन्स के एक्सपोर्ट्स का ब्रेकडाउन देखें कंपनी वाइज तो वो एप्पल ही है, एप्पल है, सैमसंग है, तो और कुछ है नहीं। तो मतलब उसमें हमने अचीव किया बट कुछ ज्यादा अचीव नहीं किया कि हमने कुछ यहाँ पे अलग अलग कंपनीज शुरू हो गई जो तो वो एक है कि और उसमें भी ये है कि उन्होंने बहुत पुश किया टू लोअर डाउन द टैरिफ्स। तो अगर आप देखेंगे कि लास्ट फ्यू इयर्स में जो मोबाइल फोन कंपोनेंट्स है हर बजट में उन पे कट्स लगे हैं। तो क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है कंट्री में तो वो जो इन्वेस्टर है जो वो कंपनी है वो पुश करती है कि अगर हमको यहाँ पर काम करना है तो हमको ये फेवरेबल कंडीशंस चाहिए कि हम क्योंकि आपके पास तो यहाँ पे चिप्स और ये सब चीजें जो रॉ मटेरियल्स इंटरमीडिएट नहीं है तो हमको बाहर से ही लाने हैं। तो आप उसको ओपन करो ताकि हम यहाँ पे कॉस्ट कॉम्पिटिटिवली प्रोड्यूस कर सके। तो इसलिए वो हर बजट में हमको दिखाए। तो एक वो अप्रोच की अगर आपने इंसेंटिव दिया है पहली बात तो ये इंसेंटिव्स लॉन्ग रन नहीं होने चाहिए कि कुछ टाइम एक कंपनी so this PLI was largely introduced to address the disabilities in the manufacturing sector of India. तो ये परमानेंट तो होनी नहीं चाहिए। So it becomes sort of a crutches उनके लिए जिससे वो crutches पे आ जाता है। बट उसमें भी आप काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसीज को नहीं रख सकते कि जैसे एप्पल ने पुश किया फॉर लोअर टैरिफ्स आपने किया तो रिजल्ट्स दिखे। बट आप दूसरे सेक्टर्स में आप सेल्स के लिए इंसेंटिव्स दे रहे हैं थ्रू PLI बट वहीं आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने टैरिफ्स इतने हाई रखे हुए हैं। तो मतलब इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। तो आप एक तरफ से कुछ कर रहे हैं बट दूसरी तरफ से वही प्रोडक्शन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो रहा है तो इट इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो अल्टीमेटली सारी कंट्रीज के साथ हमें जीरो टैरिफ की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। जीरो या फिर वी हैव टू एटलीस्ट लोअर जो लोअर कॉम्पिटिटिव जहां जैसे कुछ मैं बहुत प्रोडक्ट लेवल्स पे काम करती हूँ तो कई इतने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के 15% जो इंटरमीडिएट नेचर के हैं प्रोडक्ट्स 15% टैरिफ है। तो इस तरीके से और उसमें हमारा कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एग्जांपल कोई प्रोडक्ट ऐसा इंसुलेटर्स होते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे करती हूँ कुछ बेल्ट्स होती हैं इस तरीके की तो उसमें 10% 7.5 से तो ऊपर ही है सबके टैरिफ। तो अगर हम एक मतलब छोटा सा आयरन भी बनाना चाहें या इस टाइप का कुछ भी बनाना चाहें तो देयर आर अ लॉट ऑफ बॉटलनेक्स इन बिटवीन वो टैरिफ्स के तरह से। ओके तो PLI स्कीम ही रही लेकिन इसके अलावा भी एक लार्जर इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट की है। तो पिछले एक डेकेड में वो पॉलिसी कैसे इवॉल्व की है कितना उसने सपोर्ट किया है कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने में मैन्युफैक्चरिंग में हमारी या कहाँ अभी वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर्टिकुलरली लैक कर रही है बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन एज सच बहुत बड़े स्केल पे हमें होते नहीं दिख रहा है। हाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं स्टेट्स की भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं और इंडस्ट्रियल विजन मैन्युफैक्चरिंग विजन भी है बट अगेन ये जो फंडामेंटल लेवल के प्रॉब्लम्स हैं कि एक मैन्युफैक्चरर को एक एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट कराने में फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री इतने सारे प्रोसेसेस लगते हैं। तो वाइल मैंने ये सुना है कि कहा जाता है कि उनको मिलते हैं फैसिलिटीज मिलती हैं या कुछ तो उनको एग्जेम्प्ट हो जाता है जो ये स्टैम्प ड्यूटीज होती हैं बट अदर देन दैट उसके अलावा भी बहुत प्रोसेसेस हैं जो एक मैन्युफैक्चरर को अगर लैंड कन्वर्ट करानी है कन्वर्जन व्हिच इज अ बेसिक प्रोसेस तो ऑन पेपर बहुत चीजें कही जाती हैं बट जब उसको कोई कराने जाता है इट इज अ हैसल। तो वो सब जब corruption comes into play एक fundamental level and then transitioning to technology वो एक problem fundamental problems तो ये है ही जो factors of production की हैं then technology is a problem then supportive policies like tariff policies again become a problem। We want to cut off broadly China but China को cut off करने के चक्कर में बहुत countries cut off हो जाती हैं। तो that's the problem क्योंकि अगर हम अपने tariffs high करते हैं या कोई regulation लगाते हैं वो equally सब पे लग जाते हैं। ओके तो मैंने बहुत कंप्लेंट सुनी है दूसरी कंट्री से कि इंडिया चाइना के लिए करती है बट उस चक्कर में हम भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि कोई भी इन्वेस्टर को वो वेरी रहता है कि हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज में इनके टैरिफ्स इतने हाई रहते हैं। मैं इन्वेस्ट कर दूंगा पहले तो इन्वेस्ट करना इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। वंस आई इन्वेस्ट फिर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मेरी इतनी हाई रहे क्योंकि हर चीज के टैरिफ्स इतने हैं ये ऑपरेशन बिकम्स अ प्रॉब्लम। क्लासिक एग्जांपल है गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है। तो आगे बढ़ते हुए फिर आप जैसे अलग अलग इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से बात करती हैं अलग अलग सेक्टर्स में तो
इन सेक्टर्स में आपको कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो अभी बहुत अच्छा पोटेंशियल दिखा रहा हो, जहाँ पे ग्रोथ होने के चांसेस हैं और जहाँ सरकार को तुरंत से ध्यान देना चाहिए, तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं? आपको बात करके लोगों से क्या पता चला? एज आई सेड इलेक्ट्रॉनिक्स डेफिनेटली, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं ये कहूँगी कि हमारा ध्यान इलेक्ट्रॉनिक्स को जब हम ग्लोरीफाई करते हैं तो वो मेजरली स्मार्टफोन्स हैं। बट मैंने जो बात करी है कि जैसे ये अब एक टाइप ऑफ गुड्स आ रहे हैं, हेयरेबल्स एंड वेयरेबल्स उनको बोलते हैं कि ईयरफोन्स एंड वॉचेस फॉर एग्जांपल। तो वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंडस्ट्री बॉडी है उससे बात करी थी, तो उन्होंने बोला कि अब हमारा थ्रस्ट थोड़ा उस पे जा रहा है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब स्मार्टफोन आई थिंक सैचुरेट हो चुका है डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से, अब हम ग्लोबल जा रहे हैं उसमें, विच इज अ क्लासिक एग्जांपल कि डोमेस्टिक मार्केट आपको हमेशा मतलब वो रिटर्न्स नहीं देगी, क्योंकि एक जो हाई एंड और हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं, एक वो पॉइंट ही आपको डोमेस्टिक मार्केट से हेल्प मिल सकती है उनको सप्लाई करने में, तो इवेंचुअली आपको बाहर की तरफ देखना ही पड़ता है। तो स्मार्टफोन्स इज वन एग्जांपल, but now they are moving towards different more products and electronics and industrial machinery, given our thrust on green energy manufacturing or EVs, yes, and overall renewable energy. Green hydrogen is a far-fetched thing, but then वो भी हमारे टारगेट्स तो सबके हैं ही, तो उसमें एक इंडस्ट्रियल मशीनरी बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है। तो इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, तो ये जो सारे हाई टेक हाई वैल्यू एड आइटम्स हैं। एंड अगेन फार्मा एनीवे इज डूइंग वेल, एंड इंडस्ट्री की मैंने बहुत कंप्लेंट्स नहीं सुनी, दे फील दैट दे आर कंफर्टेबल। द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, द focus there should be quality assurance that we have. Quality assurance is something that they should focus on. And I feel apparels again, वो global market में उसका बहुत share overall भी नहीं है, मतलब because these are not high value items, apparels and the entire textile apparel supply chain, but because it's very important for employment generation, I feel that is one sector that should be focused from employment generation point of view, because पूरा textile apparel का supply chain is quite labor intensive. सो यहाँ पे एक बात हमने पहले भी की कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिल्कुल बहुत ना के बराबर काम हो रहा है। तो ये ना के बराबर काम को बहुत ज़्यादा काम पे हम कैसे लेके जाएं? व्हाट आर योर सॉल्यूशंस फॉर इट, कि R&D को रैंप अप कैसे किया जाए इस देश में व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग? तो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट इज ट्राइंग, गवर्नमेंट हर बजट में कुछ R&D का फंड लेके आती है। फिर टैक्स इंसेंटिव्स भी थे कुछ टाइम पहले तक, जिसको फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो the idea here is to the idea for these schemes have been to promote R&D by the private sector. गवर्नमेंट थोड़ा बहुत तो R&D करती है, बट इवेंचुअली प्राइवेट सेक्टर का R&D करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव बीन टारगेटिंग R&D बाय प्राइवेट सेक्टर, बट उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो एट द एंड इनफैक्ट जो CII बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है इंडस्ट्री की, मैं उनकी भी जब मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, सो they themselves agree to the point कि it is government will help us to a point, मतलब अगर हमको एक इमर्जिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो गवर्नमेंट का रोल कम होता रहना चाहिए, and it is the private sector and the competition that should play a major role. So yes, that becomes very important, that how do you spur that competition. प्राइवेट सेक्टर हैज टू बी उनको एक इनर्शिया देना पड़ेगा आपको उस चेंज की तरफ बढ़ने के लिए। जैसे कि एक सिंपल सी बात है, मतलब ये बहुत ही वेग आइडिया था मेरे दिमाग में, बट कभी आया था कि जैसे हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बनाया, तो इसको एक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें कि हम उस क्राइटेरिया पे जो फर्म्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करें कि आप R&D कितनी कर रहे हैं। जबकि PLI स्कीम में भी कुछ कंपोनेंट्स हैं R&D के, कि आप कितना R&D करते हैं, उस तरीके से वो जो मेट्रिक है वो जज होता है, बट इट इज नॉट द मेजर मेट्रिक हियर इज सेल्स। तो वो सेल्स पे डिफाइन करते हैं कि ज्यादा सेल्स किए तो आपको ज्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे। बट आई फील कि अगर आप ऐसी चीजों को, मतलब ये कंपटीशन इंस्टिल करें फर्म्स में कि डोंट aim for sales but then aim for productive sales और performance based scales, कि आप कितना उसमें R&D का यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसा, मतलब competition is very so this is something that I could relate to. I think UPPCL और ऐसे बहुत सारे जो डिस्कॉम्स हैं उनको प्राइवेटाइज करके या फिर
उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव्स क्रिएट किए थे सरकार ने कि जब तक आप अपने ड्यूज क्लियर नहीं करोगे जो पुराने हैं तब तक जो है उसके बाद आपको इफ़ यू क्लियर योर ड्यूज यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव्स। तो यूपी में ऐसा हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि बहुत सारे जो पुराने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज थे वो सब खत्म किए गए बहुत तेजी से, एंड नाउ वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, सो समथिंग सिमिलर टू दैट। सो नाउ अब सोचते हैं फ्यूचर आउटलुक क्या होता है इन पॉलिसीज की तरफ हमारा, कि कैसे अभी तो जो चल रहा है सो चल रहा है, बट आगे चीज़ें कैसे बदलेंगी। तो अगर आपके पास एक चांस हो कि सरकार को एक सिंगल पॉलिसी पे आपको लेट्स से एडवाइस करने का चांस मिले कि आप ये पर्टिकुलर चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल डीरेगुलेशन पे बात करते हुए हम कहते हैं कि लेबर लॉज को भाई सिंप्लीफाई कर दो, उससे बहुत कुछ सॉल्व हो जाने वाला है, तो आपका वैसा सजेशन क्या होगा? एक नहीं, मतलब मैं 2 to 3 सजेशंस मैं Okay. दे सकूंगी। एक डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी बकेट है उसके अंदर लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करना, वन, एंड सेकंड इज जो थ्रेशोल्ड्स लेबर लॉज में बना रखे हैं कि मैं 100 से बियॉन्ड चली जाऊंगी तो मेरे को गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, वो थ्रेशोल्ड्स को इंक्रीज करना सो दैट देयर इज एन इंसेंटिव एटलीस्ट फॉर एमएसएमईज टू ग्रो। दैट इज द वन बकेट व्हिच इज अ रेगुलेटरी बकेट। Okay. और दूसरी बकेट मेरी ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज की बकेट है जिसके अंदर टैरिफ्स को नॉट ओनली लोअर बट रैशनलाइज करना, क्योंकि कई बार हम जैसे ये स्मार्टफोन का केस है, जस्ट बिकॉज एक इन्वेस्टमेंट आ गई आपके पास, एक इन्वेस्टर आ गया तो आपने उसके प्रोडक्ट्स पे लोअर करना शुरू कर दिया ड्यूटीज को, Okay. बट आप पूरे सप्लाई चेन का एक पूरा पिक्चर नहीं लेते हैं। और ये जैसे फुल सप्लाई चेन पिक्चर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल एंड अपैरल। It's a very huge supply chain, starting with chemicals and you make fiber, Dyes and all fabric, of that. तो सारा तो आप कैसे पिक करेंगे एक सेक्टर को, दूसरा उसका जो अपस्ट्रीम है उसको भी तो implications होंगे फिर। So considering the entire supply chain, a comprehensive focus on tariffs, it should not be random, it should be comprehensive. Okay. तो lowering down and rationalizing comprehensively tariffs I feel, और our approach towards agreements कि हम किस कंट्री के साथ अग्रीमेंट करें, में कितना मार्केट मिलेगा, these agreements are important. UK while it has happened, but EU हम as far as I remember कब से 2009 try 10 कर से रहे हैं? कर हो रहा है, मतलब कितने साल हो गए, but it's a very big market. Okay. तो उन अग्रीमेंट्स की तरफ बढ़े, वो मेरा ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी का बकेट है। और थर्ड जो इतना हमने डिस्कशन करी है कि R&D, आई थिंक that will be a game changer, especially there are some sectors जिसमें अभी किसी का एडवांटेज as such नहीं है, जैसे ग्रीन सेक्टर्स जो है, Okay. आई फील कहीं सारी दुनिया के लिए बेसिकली वो नया ही है। मैं यहाँ इमर्जिंग सेक्टर these are like emerging sectors. कुछ सेक्टर्स तो चाइना बिल्कुल वो कर चुका है, तो उसमें मुश्किल भी है अब घुसना, हम कर सकते हैं, बट ये ऐसा सेक्टर है जिसमें हम सोच सके अगर टेक्नोलॉजी के बारे में, तो टेक्नोलॉजी R&D becomes very important. देन अभी ग्लोबल कंटेक्स्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है, मतलब हम वॉर्स देख रहे हैं, हम टैरिफ वॉर्स देख रहे हैं, उसके अलावा फिर ट्रम्प जी जो हैं वो हमारे प्रति भी, वियतनाम के प्रति बहुत ज़्यादा बेलिजरेंट हो गए हैं आजकल, उनका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड आज सच है नहीं। तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखती हैं कि ये जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट इतना ज़्यादा बदल रहा है, तो यहाँ भारत की आत्मनिर्भरता इन मैन्युफैक्चरिंग और एक लार्जर टर्म में कि कैसे हमारे इंटीग्रेशन रहे, कैसे बाकी देशों के साथ कनेक्शन रहे, हाउ डू यू सी दैट प्लेइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ रैंडम कंट्रीज? तो डेफिनेटली हम थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन में तो हैं, और वो आज से नहीं, जब ट्रम्प का पहला टर्म भी था तब भी वो सिचुएशंस आई थी, वो टैरिफ वॉर तब से चल रही हैं, 2017-18 से शुरू हो गई थी। तो वो चेंज तो होता रहता है, और अभी भी एक सिचुएशन थोड़ी अनस्टेबल है, बट उसमें दो तरीके हैं। एक तो या तो हम कैसे इम्पैक्ट, मतलब या तो नेगेटिव या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों चीज के होते हैं। तो अगर हम नेगेटिव ले तो ये है कि अगर ट्रम्प ने चाइना को ये टैरिफ हाइक्स के थ्रू थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी से हटा दिया, तो चाइना दूसरी कंट्रीज में डंप करने लगेगी, जिसमें हम शायद वो हमारे भी पार्टनर्स हैं, तो उसमें एक हमको डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इट इज सो उसमें एक लेसन हमारे पास ये आता है कि हम जो ये फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको डील करें, बिकॉज अगर हमको इवेंचुअली कॉम्पीट करना है ग्लोबल इकोनॉमी में, तो ये फंडामेंटल फैक्टर्स बहुत जरूरी है। और दूसरा एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से भी आता है, क्योंकि अगर चाइना के अगेंस्ट ये टैरिफ्स, और अगर अभी हम पॉज से पहले भी देखें जो टैरिफ्स अनाउंस हुए थे April 2 को, उसमें हम वी वर रिलेटिवली बेटर देन अदर कंट्रीज लाइक वियतनाम। ये जो मैंने कंट्रीज कंसीडर करी, इनफैक्ट उन सब में सबसे लोअर टैरिफ हमारा ही था। So the government has been trying its thing. Yes, so my point is कि if we have that
advantage of relatively lower, not lower, but relatively lower tariffs to access a market like US, then why don't we take that opportunity and invest in technology, scale up? Immediately cash in करना पड़ेगा आपको इन सब चीजों. Yes, and underlying factor is that even Trump has realized that protecting the economy entirely is not the solution, and we have seen कि पूरा अप्रैल 2 से लेके अब तक की ट्रैजेक्टरी जो हमने देखी है कि किस तरीके से चेंजेस हुए हैं. पहले अप्रैल 2 को सब कंट्रीज के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ्स हुए थे, फिर वो पॉज हो गए, फिर चाइना के लिए 250% तक गया, बट वो अब नीचे गिर के फिर इतना आ गया, क्योंकि पता है कि डिपेंडेंस तो है. तो डिपेंडेंस हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते कि डिपेंडेंस तो रहेगी. कोई कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती. वी हैव टू. हाँ, तो काफी पॉलिटिकल गेमिक जैसा हो गया जो ट्रम्प ने इस तरह पे चीजें की. वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहना है तो आपको वो डिपेंडेंसी वो भी रहेगी. टैरिफ्स को भी आपको उस तरीके से प्ले करना पड़ेगा. तो तब यहाँ प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो बहुत सारे FTAs हम जो है कंसिडर कर रहे हैं. यूके के साथ हो गया है फॉर एग्जांपल, बट USA के साथ नहीं हुआ है अभी, या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं हुआ है. तो इन FTAs में से कोई प्रायोरिटाइज करने जैसा कुछ है जिससे हमें एक एज मिलेगी बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में, कि शायद इसको ज़्यादा एडवांटेज दिया जाए अभी और इस पर कंसिडर करके हम उस अपॉर्चुनिटी पे कैश इन किए. तो ऐसे कौन सा FTA है जो आपको लगता है कि चीज़ें सॉल्व करेगा हमारे लिए? यूके हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक्सपेडाइट करने में कहीं जो यूएस के साथ प्रॉब्लम्स हो रहे थे वो भी एक रोल प्ले करते हैं कि उसको फटाफट कर दिया गया, क्योंकि वो हमारे लिए एक अच्छी मार्केट है. एंड सिमिलरली आई फील कि बहुत टाइम से जो EU है वो भी बहुत अच्छी मार्केट है. और अगर हम अपने कंट्री के एक्सपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें यूरोपियन कंट्रीज टॉप 5-6 में आती हैं. जर्मनी है, फ्रांस, इटली. तो एक EU का अग्रीमेंट US में डाउटफुल हूँ, जबकि वो कर रहे हैं, बट वो किस कंडीशनैलिटीज पे वो डील साइन होगी, मतलब किस कंडीशंस पे होगी, वो एक देखने वाली बात है. बट डेफिनेटली जो पीछे से चलते आ रहे हैं वो EU इज समथिंग दैट. एंड अगर हमारे लिए पॉसिबल है तो वी शुड आल्सो कंसीडर बिग ग्रुपिंग्स लाइक CPTPP. एक ग्रुपिंग है जिसमें जो हमारा फियर चाइना को लेके था वो नहीं है, क्योंकि चाइना उसमें नहीं है. Okay. तो उसमें बड़ी कंट्रीज हैं लाइक जापान, सिंगापुर, वियतनाम. तो बिकॉज अगेन जब हम ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं तो एक डिबेट आती है कि whether bilaterals are beneficial or these multilateralism. So WTO is failing, so multilateralism is like, there's a question mark on multilateralism, but then these bigger groupings in fact act proxy to those multilateral systems. To the multilateral system. And वो वैल्यू चेन्स का भी एक अच्छा वो रहता है, ग्रुप बन जाता है. Access मिल जाता है आपको बहुत सारी. ASEAN is a very good example of or a success story in वो सप्लाई चेन. ASEAN जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का 10 कंट्रीज हैं, एंड दे हैव मेजरली वियतनाम, मलेशिया, दे हैव मेजरली ग्रोन बिकॉज आपस में इतना अच्छा सप्लाई चेन का डायनामिक्स थे. So that is very important. More than these bilaterals, if we can explore these groupings and regional trade. So FTAs के बाद अब एक कुछ जेनरिक क्वेश्चंस. तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं भारत में. हमेशा से ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हुए हैं कि कोई विदेशी कंपनी भारत में आके प्लांट सेटअप करना चाहती है, यूनिट सेटअप करना चाहती है, और उसे अल्टीमेटली ऐसा भी हुआ है कि 6-7 साल वेट करके उनको जाना पड़ा है देश छोड़ के, विदाउट इवन सेटिंग अप समथिंग, कि वो लैंड नहीं ले पा रहे. लैंड ले लिया तो कोई और रेगुलेशन नहीं क्लियर हो रहा है. तो व्हाट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट रेगुलेटरी रिफॉर्म्स व्हिच कैन हेल्प राइट नाउ अकॉर्डिंग टू यू? I think land और labor, they are two things that उनके अंदर जो regulatory reforms, क्योंकि बहुत चीज़ों में land access like acquiring land becomes a problem. Again, I'm not saying कि वो बड़े फर्म्स को इतना होता है, बट अगर जैसे किसी भी छोटे को करना होगा, और तो वो कहते हैं ये सिंगल विंडो क्लियरेंस, बट कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस ऐसा होती नहीं है, क्योंकि इतने डिपार्टमेंट्स हैं. तो वो एक प्रॉब्लम है कि जैसे एज सिंपल एज इतने अप्रूवल्स चाहिए होते हैं कि अगर मुझे लैंड कन्वर्ट करनी है उसका अप्रूवल, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स. मैंने अपनी रिसर्च में मेंशन भी किया है, एक कोई था मैन्युफैक्चरर, उसको महाराष्ट्र में एक लैंड चाहिए थी, और उसने कुछ मतलब दिन बताया, आई थिंक इट वाज क्लोज टू 1 year और समथिंग, जो उसको सब कुछ कराने में लग गया. तो वो एक प्रॉब्लम है. स्टेट्स लैंड बैंक्स वगैरह के थ्रू, क्योंकि मैंने पास्ट में लैंड पॉलिसीज पे भी बहुत रिसर्च किया है, तो लैंड बैंक्स के थ्रू डील कर रही हैं इन चीज़ों को. बट वो भी इट इज अगेन कि मेरे को कहाँ लैंड चाहिए, वो भी तो एक क्वेश्चन हो जाता है कि जरूरी नहीं है जो लैंड ब्लॉक्स और पार्सल्स आपने बैंक्स में रखे हैं. तो वो एक इशू, लैंड डेफिनेटली रिमेन्स अ प्रॉब्लम. और इनफैक्ट जो
मैंने इंडेक्स क्रिएट किया, उसमें भी लैंड इतना लो स्कोर है इंडिया का, बिकॉज and the index actually is based on a survey that World Bank conducts of the industries. तो उनसे ही पूछ के वो जो डेटा है मैंने उस सर्वे से लेके, that is a secondary data that I have picked, तो वो उनसे ही बात करके वो डेटा पॉइंट्स आए हैं. Okay. तो लैंड इज एक्चुअली अ जेन्युइन प्रॉब्लम. Okay. जितने भी सॉल्यूशंस अभी ओवर ईयर्स हुए हैं, वो जो लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो उसने तो कॉम्प्लिकेट ही कर दिया है प्रॉब्लम. हाँ, सरकार लेके आई थी बट अपोजिशन ने छोड़ मचा वापस लेना पड़ा. एंड लेबर लॉज जो मैंने अभी डिस्कस की थी. तो जब लेबर लॉस की बात होती है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, हमेशा वही चलती रहती है कि भाई कितने घंटे काम करवाए गए, आप जो एक्सप्लॉइट कर रहे हो उनको. तो इज इट समथिंग फ्रॉम द लेबर्स एंड ऑल्सो कि वो उस तरह के सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, या इज इट जस्ट दीज लॉज जो उन्हें ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं? बिकॉज व्हेन यू वांट टू मैन्युफैक्चर, व्हेन यू वांट टू क्रिएट इंडस्ट्री, तो वहाँ आपको इन सब कंसर्न्स को कुछ समय के लिए साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जब वेस्ट इन चीज़ों की बात कर रहा है तो वो उस फेज से बाहर आ चुका है. तब वो हमारे वाले फेज में थे, तब वो इस तरह की डिबेट्स नहीं कर रहे थे. तो मतलब वी आर बिहेविंग लाइक अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री डिबेटिंग ऑन फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, वो वाली चीज़ है. तो क्या ये लेबर लॉज उसमें भी मतलब वो एक मेजर फैक्टर है कि लोगों से ज़्यादा काम में कराया जाए, और ये सब चीज़ें उन रिफॉर्म्स में हमें जो इनकॉर्पोरेट करना है? आई थिंक कुछ उसमें जैसे हमने बात करी थी, तो ओवर टाइम की जैसे बात होती है, तो इनफैक्ट ओवर टाइम का रेट मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है क्या डिबेट थी, बट उनका आर्गुमेंट ये था कि लेबर एंड्स अप वर्किंग स्लो बिकॉज उनको ओवर टाइम मिल जाता है. तो वो इस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब हमें पता भी नहीं होते, बट ये मुझे अगर किसी अपैरल फॉर्म ने बताए थे. तो हमारे इस तरीके के ओवर टाइम रेट्स है कि उनको लगता है कि हम इतना काम करके हम उससे प्रोडक्टिविटी पे फिर इम्पैक्ट होता है. तो आप कितना दिन में कितने आइटम्स या यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. तो इन सब चीज़ों को बहुत ग्रैन्युलर चीज़ें हैं, पर इन सब चीज़ों को एक कॉम्प्रिहेंसिवली टैकल करने की जरूरत है, सो दैट लेबर लॉज नॉट ओनली लेबर अवेलेबिलिटी और उन इश्यूज पे करे, बट प्रोडक्टिविटी वाला जो एंगल है ना, जो मतलब जो मैंने अपनी रिसर्च में पूरा देखा है कि अवेलेबिलिटी है, कॉस्ट है, बट जो मेन हमको पीछे कर जाता है वो प्रोडक्टिविटी है. तो वो हम उसको भी कैसे इसके थ्रू डील कर सके, दैट इज समथिंग दैट. ओके, सो वन क्वेश्चन इज कि अभी आगे देखते हुए 2030 लेट्स से टेक इट द कट ऑफ 2029 तक तो मोदी जी हैं, तो उनके लिए व्हाट शुड बी द गोल्स? क्योंकि एक तो हमने टारगेट सेट किए हुए हैं जिनसे हम बहुत ही दूर और पीछे. व्हाट आर द रियलिस्टिक गोल्स इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में शेयर और मैन्युफैक्चरिंग का हमारे एक्सपोर्ट्स में शेयर? तो हाउ डू यू सी इट? आई थिंक जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो यही हैं कि हम अपनी इंटीग्रेशन एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें. एंड टैरिफ्स तो रिपीटेडली आई हैव टॉक्ड अबाउट, बट इट्स मच मोर देन टैरिफ्स. हमारे कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं, हमारी ऐसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से कंपनीज नहीं एंटर कर पाती हैं. तो वो एक प्रॉब्लम बन जाता है हमारा इवेंचुअल इंटीग्रेशन इनटू. सो वो एक डेफिनेटली शुड बी ऑन द लिस्ट कि वो हमारी इंटीग्रेशन इनटू जीबीसीज होनी चाहिए. एंड फंडामेंटली आई फील कि टेक्नोलॉजी पे थोड़ा ट्रस्ट, जिसमें कि हम टेक इंटेंसिव प्रोडक्शन की तरफ थोड़ा मूव करें. while labor intensive is important for labor employment generation, but क्योंकि now the economy is demanding more of tech intensive and वो जो green का focus अब आने वाला है, तो move towards tech intensive. So in terms of number, where do you see this? Like 13 से 15% पर अभी हम है GDP में शेयर, तो वो आप 2030 तक कहाँ पहुँचते हुए देखते हो रियलिस्टिकली? Like what should be our target? तो मैंने एक एस्टिमेशन करी थी कि अगर हम अभी की ग्रोथ रेट लेके चले जीडीपी की, जो अभी हम जिस पे ग्रो कर रहे हैं, और अगर हम ये कंसिडर करें कि हमें 25% मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचना है, तो किस रेट पे मैन्युफैक्चरिंग ग्रो होनी चाहिए? और वो मेरी एस्टिमेशन के हिसाब से 13% आया था. ओके, विच इज अ वेरी वेरी हाई परसेंट. तो अभी तो कुछ 1-2% पे भी ग्रो नहीं हो रहा है. तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. अगर ये जो 25% वाला 25% बाय 2030 वो हम उस विजन को देखते हैं, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत पुश की जरूरत है. और उसके लिए स्केल बहुत जरूरी है. हम ये छोटे ये एमएसएमई ने इंट्रोड्यूस कर दिया, ये नहीं उससे हो सकता. स्केल, हाउ डू वी फैसिलिटेट स्केलिंग ऑफ द फर्म्स इज समथिंग, और उसके अंदर क्या फैक्टर्स जो रोड ब्लॉक बन रहे हैं उनको हटाना. और ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर के टर्म्स में लाइक कि अभी जैसे हम 2-3% पे ही हैं ग्लोबल एक्सपोर्ट के, तो वहाँ कैसे देखते हैं कितना हम बढ़ पाएंगे? All depends on मैन्युफैक्चरिंग का कैसा वो रहता है, बट अगर हम
5-6% भी अगर हम थोड़ा बहुत आगे Okay. बढ़ सके तो So, final question to conclude it. How ready is India right now to amp up on its manufacturing? कई बार ये भी कहा जाता है कि भारत में अब स्कोप ही नहीं बचा है, उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कर ही नहीं पाएंगे जैसे बाकी कंट्रीज ने पास में कर लिया. तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? आई फील इंडिया का बहुत पोटेंशियल है गिवन कि हमारा डेफिनेटली हमने मैन्युफैक्चरिंग बस को मिस किया बीच में, क्योंकि हमने सीधा एग्रीकल्चर और जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी हम उससे सर्विसेज पे चले गए, बीच में वो देखा ही नहीं. Okay. बट एंड बहुत लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं दैट मैन्युफैक्चरिंग इज अ मिस्ड बस नाउ एंड वी शुड नॉट बोर्ड दैट बस एनीमोर जी. बिकॉज सर्विसेज इज द वे Services टू गो. बट उसके बाद मेरे पास एक जो इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट वो ये है कि सर्विसेज कैन नॉट प्रोवाइड जॉब्स टू द पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड एट दैट लार्ज स्केल. मतलब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग और वो लो स्केल जॉब्स की जरूरत है ही. तो मैन्युफैक्चरिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. और हमारे पास लेबर है, लेबर कॉस्ट का एडवांटेज है और बहुत और इंडिया का स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी भी इस समय बहुत स्ट्रांग है. तो इन सब चीजों को यूज करते हुए आई फील दैट इफ वी पुट द राइट पॉलिसीज इन प्लेस और जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको रेक्टिफाई अगर हम करके उन पे काम कर सके, सो वी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल. बट जैसे मैंने बोला कि वो 2-3% शेयर से 13%, सो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो और उसमें बहुत पॉलिसीज और बहुत एस्पेक्ट्स का बहुत रोल है. तो बट डेफिनेटली आई फील दैट वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी. Thank you so much, Dr. Prabhakar. I hope it was an enlightening session for our viewers. It was indeed a masterclass. Thank you so much. Thank you for having me today.